न्यू D2C ब्रांड ओनर्स का हमेशा एक सपना होता है कि हमें शार्क टैंक पे जाना है, विजिबिलिटी मिलेगी। तो मुझे जानना है कि आपका एक्सपीरियंस था कैसा शार्क टैंक के ऊपर? तो शार्क टैंक पे पहुंचने का मतलब है आपने अपने ब्रांड के नाम को एटलीस्ट हर घर तक पहुंचा दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है आपके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर? क्या जर्नी थी, फंडिंग मिली, कितने समय बाद मिली आपको, और उसके बाद का जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है वो कितना लंबा चला? एयर होने से पहले ही जो ऑफर था वो मैंने अमित से लिया था, बट वहाँ पे ऑफ द शो तो मतलब अनुपम की टीम ने आपको रीच आउट किया था बाद में। किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करते हो कि आपका प्रोडक्ट और कॉग्स हमारे 30% होते हैं, 70% का हमारा ग्रॉस मार्जिन है। जब आपने ये बिजनेस बिल्ड किया है तो आपके पर्सनल बिलीव्स कौन कौन से हैं जो चेंज हुए? अभी भी 140 करोड़ की जनता में आज की डेट में इंडिया में भी 99.9% लोग सस्टेनेबिलिटी को नहीं समझे हुए हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो नहीं चला? हाँ, हमने 3 ऐसे प्रोडक्ट हटाए हैं। तो उसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली? ओके, मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज शार्क टैंक पे मैंने देखा था, आप आए, आपने बताया कि 14 करोड़ का रेवेन्यू आपने 3 साल में अचीव किया, विच इज़ अमेजिंग, और वो भी ऑफलाइन। अभी क्या चल रहा है रेवेन्यू? अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर हमने क्लोज किया है, ये हमने 82 करोड़ के ARR पे क्लोज किया है। 82? तो मतलब और ये शुरू कब हुआ था आपका ब्रांड? बिजनेस स्टार्ट किया था लेट 2019। ओके। और 2019 से 2025 तक ऑलमोस्ट 80, आपने कितना? 82। 82। परफेक्ट। तो पर मंथ कितना आपका जो रेवेन्यू है इस समय चल रहा है? रफली 7.2 CR। अमेजिंग। और शार्क टैंक पे आपने यही बोला था प्रोजेक्शन में अपने कि 2025 तक आप अराउंड 6 to 7, 5 to 7 पर मंथ के रेट पे आ जाओगे, एंड यू हैव अचीव दैट। तो मार्च 2025 तो पूरा एग्जैक्टली हुआ, बट बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स थे कि बीच में जो हमने प्रोजेक्शन किए थे वो ऊपर नीचे हुए, बट जब बाय द एंड ऑफ हमने फाइनेंशियल ईयर अपना क्लोज किया तो जो नंबर हमने 3 साल पहले एक इन्वेस्टर को, जो हम अगले नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान भेजते हैं, जो नंबर हमने उसमें भेजे थे वो पूरे हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते समय तक अचीव कर लिए थे। अमेजिंग। अच्छा, मेरी ऑडियंस जो ज़्यादातर है वो मेटा एड्स, फेसबुक, परफॉर्मेंस, इस चीज़ पे है, और आपका बैकग्राउंड टोटली ऑफलाइन है। मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक लर्निंग के लिए होगा कि ये ऑफलाइन में बेसिकली धंधा कैसे बनता है, प्रॉफिटेबली धंधा कैसे बनता है। तो उस पे आते हैं, बट उससे पहले मुझे एक छोटा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शार्क टैंक का, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों का, न्यू D2C ब्रांड ओनर्स का हमेशा एक सपना होता है कि आज के समय तो बन ही गया है कि हमें शार्क टैंक पे जाना है, विजिबिलिटी मिलेगी। तो मुझे जानना है कि आपका एक्सपीरियंस था कैसा शार्क टैंक के ऊपर? देखिए, शार्क टैंक से जो मेरी 2 एक्सपेक्टेशन थी, पहला कि अगर मुझे डील मिलती है तो जो एक अभी तक VC फंडेड ना होने का एक स्टार्टअप है, हम वो मेरा चेंज हो जाएगा। और विजिबिलिटी वो तो है ही ना, अगर आप शार्क टैंक पे पहुंच रहे हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिल रही है। और जिस साल हमने हमारा शार्क टैंक पे आया था शो, उस साल पूरा नेशनल टीवी पे भी आया था। तो जब जहाँ पे 140 करोड़ जनता तक आपके पास डायरेक्ट पहुंचने का मौका है, जहाँ तक आप 140 करोड़ की जनता को डायरेक्ट टीवी पे जाके अपने ब्रांड के बारे में खुद ब्रांड एम्बेसडर बन के बता सकते हैं, तो उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो शार्क टैंक पे पहुंचने का मतलब है आपने अपने ब्रांड के नाम को एटलीस्ट हर घर तक पहुंचा दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है आपके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर, मतलब सेल्स में अगर मैं बोलूँ, जैसे आप इम्पैक्ट तो आपने देख ही लिया ना, मैंने शार्क टैंक पे 14 करोड़ का नंबर बोला था, अभी मैं 82 करोड़ बोल रहा हूँ, तो इम्पैक्ट तो है ना। अगर और हम राइट अवे कितना इम्पैक्ट आपको दिखा, मतलब जिस समय आपका एयर हुआ था, तो क्या आपके ऑफलाइन चैनल्स में सेल्स का स्पाइक आया? तो अगर वो आया तो कितना बड़ा स्पाइक आया? आपने कुछ इस चीज़ को देखा? देखिए, राइट अवे के मैं अगर स्पाइक की बात करूं तो जनरली जो ब्रांड सिर्फ D2C ब्रांड है, जो और वो D2C ब्रांड की अवेलेबिलिटी मोस्टली उनकी वेबसाइट या फिर उस समय मार्केट प्लेसेस तक ही है। राइट। तो उन लोगों को जैसे ही आपका एपिसोड एयर होता है तो आपके रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं, अगले 2-3 दिन तक, 4 दिन तक आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर्स आ जाते हैं। और एक तो जिस दिन शार्क टैंक 2024 का सीजन का पहला एपिसोड है और पहला पिच हमारा ही था, उस दिन राम मंदिर का भी जो मूर्ति स्थापना दिवस था वो था। तो एक तो पूरा देश सुबह 22 जनवरी 2024 पूरा देश सब
राम में था। ओके। और उस दिन शाम को टीवी पे आया, और उसके आने के बाद हमारी वेबसाइट पे जितने ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड थे, एक तो मैं खुद ही बोला था हम वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करते हैं, ना ही हम वेबसाइट पे ऑर्डर ना करने की वजह से हमारी वेबसाइट पे शो एयर होने के बाद उतने एक्सपेक्टेड ऑर्डर नहीं आए। ओके। रफली 24 घंटे के अंदर 1000 या 1200 ही ऑर्डर आए थे। तो मुझे ये इम्पैक्ट दिखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नेगेटिव हो गया है या लोगों ने देखा ही नहीं है तो ऑर्डर्स आने स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि उनके 1000 ऑर्डर, उनके 1 लाख ऑर्डर आ गए, 80,000 ऑर्डर आ गए। अच्छा। बट उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले 2-3 महीनों में दिखा, जब हमारे ब्रांड की ऑर्गेनिक विजिबिलिटी हर चैनल पे धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई। तो लेकिन ब्लिंकिट पे थे आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ। तो क्या ब्लिंकिट के ऊपर इम्पैक्ट दिखा था आपको? ब्लिंकिट के ऊपर तो तुरंत स्पाइक आया था। ओके। हाँ, ब्लिंकिट पे हम उस समय 8 सिटीज में अवेलेबल थे। तो वो 8 सिटीज में अगले 2 दिनों के अंदर हम मोस्ट ऑफ द जगह पे आउट ऑफ स्टॉक थे। अमेजिंग। और यूजुअली क्या आपको ब्लिंकिट के ऊपर, बिकॉज मुझे ब्लिंकिट की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ब्लिंकिट पे क्या आपके पास कोई डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास, ट्रैफिक या कितने विजिटर्स आए आपके पास, आपके प्रोडक्ट पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है नहीं, आपके पास? ट्रैफिक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती ब्लिंकिट के पेज से। इनफैक्ट ब्लिंकिट के जो रिपोर्ट्स जहाँ से जनरेट करते हैं, जो उनका पोर्टल है, वहाँ से आपको डेली बेसिस पे आपने किस सिटी में कितने प्रोडक्ट बेचे वो आपको रिपोर्ट मिल जाती है। बट वो आप ट्रैफिक नहीं देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के, कि आपके प्रोडक्ट पे कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ। फिर वो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपको थर्ड पार्टी मार्केटिंग एजेंसीज से कांटेक्ट करना पड़ता है। वो आपका मार्केट शेयर निकाल के देते हैं कि किस टाइम पे, किस समय, किस चैनल से आपका कितना प्रोडक्ट बिका। बट ब्लिंकिट के पेज से नहीं मिलेगा। तो वो कितना बड़ा स्पाइक था ब्लिंकिट के ऊपर, आपको नंबर्स में कुछ याद है? लगभग 33% के आसपास स्पाइक था इन नेक्स्ट 2 डेज। हमारा स्पाइक धीरे धीरे बढ़ा। हमारा कोई भी स्पाइक ऐसा नहीं था कि आज अगर हर कैटेगरी का एक अलग स्पाइक है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई आज ही किसी ने पहली बार देखा और उसको तुरंत यूज करना है। लोग उसको अपनी परचेस साइकिल के हिसाब से परचेस करते हैं। तो इट्स नॉट ए न्यू थिंग कि अरे ये मल्टी विटामिन आ गया, ये तो अलग ही चीज आ गई कि जो नहीं है, ये मैंने टीवी पे देखा तो मैं इसको आज ही मंगा लेता हूँ। लोग ब्रांड नेम याद कर लिया लोगों ने, उनको अच्छा लगा, हमारी पिच अच्छी लगी, ब्रांड अच्छा लगा, लोगों ने खुद को ब्रांड से कनेक्टेड पाया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको ये भी चीज़ समझ में आई कि अरे ये ब्रांड तो हम यूज़ ही करते हैं, बट हमने कभी इसको एज ए स्पेसिफिक ब्रांड नहीं देखा, क्योंकि ये लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जहाँ पे लोगों को ब्रांड से उतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब उस इसमें ब्रांड वैल्यू या ब्रांड रिकग्निशन तब जाके क्रिएट होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँच जाते हैं। तो हमारा स्पाइक धीरे धीरे बढ़ा, एक दिन में नहीं बढ़ा। मुझे याद है जब आपका एपिसोड एयर हुआ था, और मुझे भी पहले सच नहीं मालूम था, और मैं आपका एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। आई थिंक वो फूड रैपर था या कुछ, फूड रैपिंग पेपर, राइट, जैसे बटर पेपर टाइप ऐसे कुछ था आई गेस। और मैंने कहा यार ये तो मैंने मंगवाया हुआ है। और जब मैंने देखा आपका, और वो मतलब तब क्लिक हुआ, जैसे आप बता रहे हो कि कई लोग यूज़ करते थे और उन्हें मालूम ही नहीं था कि आपका, उन्हें पता नहीं था इस ब्रांड के बारे में एज सच। अमेजिंग। तो आपको शार्क टैंक पे जो फंडिंग मिली थी वो अमित जैन से मिली थी, राइट? तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि क्या जर्नी थी, फंडिंग मिली, कितने समय बाद मिली आपको, और उसके बाद का जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है वो कितना लंबा चला? देखिए, शार्क टैंक के मुझे ऑफर तो 5 में से 4 शार्क्स ने कर दिया था, बट जो फाइनली मैंने ऑफर चूज़ किया था वो मैंने अमित जैन के साथ मैंने ऑफर चूज़ किया था। और जो फंडिंग आने की मैं बात करूँ, रफली 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है, जो और भी बहुत सारे लोगों ने बता दिया, तो मैं वो प्रोसेस तो रिपीट नहीं करूँगा। वो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस सब कुछ प्रोसेस है। तो वो 6 से 8 महीने के अंदर हमें फंडिंग मिली। बट द शो के एयर होने से पहले ही जो ऑफर था वो मैंने अमित से लिया था। बट वहाँ पे ऑफ द शो वो डील अमित और अनुपम के साथ हमारी फिर क्लोज हुई थी। ओके। अनुपम मित्तल के साथ। तो मतलब अनुपम की टीम ने आपको रीच आउट किया था बाद में? नहीं, अमित की टीम से ही वो मैसेज हमारी तरफ कन्वे हो गया था पहली बार में कि ये डील हम हाफ हाफ करके कर लेंगे। अच्छा, मतलब उनकी बैक स्टेज कोई बात हुई होगी कि चलो यार इस डील को इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ। तो फाइनली फिर आपकी डील दोनों के साथ हुई या एक पर्सन के साथ हुई? फाइनली तो डील हमारे फिर अनुपम के साथ ही हुई। अमित के साथ क्योंकि शो पे मैंने रॉयल्टी का ऑफर एक्सेप्ट किया था, बट पोस्ट द शो मेरे को रॉयल्टी का जो चक्कर था वो थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा कि रॉयल्टी मेरे हिसाब से इट्स ए ट्रैप,
कि अगर मुझे रॉयल्टी ही पे करनी है, किसी को रिकूप करनी है, मैंने अगर 1 करोड़ रुपए लिए और मुझे वो हर महीने अपने बिजनेस में से जो भी मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या मैं प्रॉफिट मेकिंग जब से मैं आता हूँ, मुझे 2 से 3 लाख रुपए उनको पे करने हैं और तब तक उसका 1.5x रिकूप नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 1 करोड़ रुपए लिए तो मुझे 1.5 करोड़ रुपए तक जब तक उनके पास वापस नहीं पहुँचते, मुझे उन्हें वो वापस करना है और इक्विटी रिमेन द सेम। इक्विटी तो उतनी रहेगी, पहले मुझे 1.5 वापस करना है। तो वो कॉन्सेप्ट जब मैंने वहाँ पे उसको एग्री किया था, तब मैं उसको कुछ और समझ रहा था। ओके। फिर बाद में जब मैं ड्यू डिलीजेंस के टाइम में जब मैं इसकी डिटेलिंग में गया, तो जब मुझे ये पूरा समझ में आया, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर तो ये है कि मैं बैंक की तरफ जो मैं पहले भी हाथ पैर मारा था कि थोड़ा और एफर्ट डालता हूँ, और बैंक से क्यों नए पैसे लिए जाएं फिर, क्योंकि वहाँ पे आपको वो, क्योंकि पैसे तो मुझे वापस करने ही है बैंक को वो। राइट। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने कि मुझे बाद में लगा कि जब अमित ने मुझसे ये बोला भी कि तुम्ही ने तो स्टैंक पे ये मैसेज, मतलब एक्सेप्ट डील तुम्ही ने पक्की की है ना, तुम्ही ने बोला कि मैं वापस करूंगा, तो मैं बिल्कुल ये बोल रहा हूँ, हाँ मैंने ही ये चीज़ बोली थी। बट बाद में मुझे लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के आगे ग्रोथ के लिए सही नहीं है। बट चूंकि मैंने खुद से बोला था, तो मैंने इस रॉयल्टी की डील के बदले स्वेट इक्विटी ऑफर की थी, जो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी से देता। तो इसका मतलब ये है कि, मतलब मैं एक्सपीरियंस समझना चाहता हूँ कि जब आप शार्क टैंक पे जाते हो और आपने बोला कि उस वक्त आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुई थी उस चीज़ के बारे में, तो क्या थोड़ा प्रेशराइज फील होता है जब वो 4-5 लोग आपके सामने बैठे होते हैं और आपसे वो जब नंबर्स क्रंचिंग करवाते हैं ऑन द गो? दो आप बिजनेस ओनर, आपको आपके नंबर्स मालूम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो प्रेशर आता है? नहीं, नंबर का तो मेरे को कोई, मतलब मैं अपनी बात बता हाँ। सकता हूँ, ऐसे कोई नंबर का तो प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक आपका काम ही तो नंबर देखना है। तो अगर आपको अपने ब्रांड के बारे में नंबर में भी आपको कुछ अगर बोलने में, बताने में कहीं पे भी दिक्कत है, तो वो तो मैं नहीं समझता प्रेशर है। आप, मैं एकदम गहरी नींद में सो रहा हूँ, आप मुझे उठा के मेरे लास्ट महीने के नंबर चैनल वाइज पूछेंगे, ब्रांड चैनल वाइज पूछेंगे, प्रोडक्ट वाइज पूछेंगे, तो मुझे वो भी पता होंगे, और मुझे वो नींद में भी मैं आपको वो नंबर बता सकता हूँ। तो नंबर बताने का तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रेशर है। ओके। ओके। सो फाइनली डील जो हुई है वो अनुपम के साथ हुई है आपकी, हाँ, एट सेम परसेंटेज? सेम परसेंटेज, बट विद, क्योंकि रॉयल्टी पे मैं एग्री किया था, तो मैंने उनको स्वेट इक्विटी ऑफर की, जो उन्होंने एक्सेप्ट की। ओके, परफेक्ट। अच्छा, आपने एक और चीज़ मेंशन करी थी उस वक्त कि आपका जो बिजनेस था वो 45% या 40% ऑनलाइन था और 55% ऑफलाइन था, तो अब क्या ब्रेकअप चल रहा है आपका? अभी हमारा ब्रेकअप है 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन। ये तो अच्छा खासा डिफरेंस आ गया उसमें। उस समय क्विक कॉमर्स पे हम सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, और जो जैसे जैसे लास्ट अगर आप 1.5 ईयर्स में देखेंगे, तो जो क्विक कॉमर्स ने टीयर 1 सिटीज़ में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया है, तो अगर हम तेज़ी से बदलते हुए माहौल में खुद को भी नहीं बदलेंगे, फिर हम भी तो पीछे रह जाएंगे। ओके। और 70% ऑनलाइन में ये ब्लिंकिट, जेप्टो और ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, बिग बास्केट, उसके बाद मार्केट प्लेसेस में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, और जियो मार्ट का जो क्विक कॉमर्स चैनल है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपके लिए? सबसे बड़ा ब्लिंकिट। ब्लिंकिट सबसे बड़ा। और कितने परसेंट होगा ओवरऑल? अगर जो 70% बोल रहे हैं, अगर उसको हम 100% मान लें, तो ब्लिंकिट कितना बड़ा होगा आपके लिए? 70। 70। ऐसे क्या उधर, मतलब क्या ये ऐसा क्यों रीज़न कि वहाँ पे इतना बड़ा है और स्विगी पे कम? ब्लिंकिट पे हम काफ़ी समय पहले से थे, और दूसरा हम नॉर्थ स्पेसिफिक रीजन में हैं। नॉर्थ में हमारी ऑफलाइन की पकड़ अच्छी है, नॉर्थ में हम ऑफलाइन में ज़्यादा जगह पे दिखाई देते हैं, तो कस्टमर का एक ऑलरेडी ऑफलाइन खरीदते खरीदते ट्रस्ट बना हुआ है। और दूसरी सप्लाईज, हमारे प्रोडक्ट एंटी वॉल्यूमेट्रिक हैं, हमारे पास पीओ अगर वेस्ट या साउथ से भी आते हैं, तो पहली प्रेफरेंस हम नॉर्थ में करते हैं। वो हमारा चैनल उस तरीके, वो हमारा सप्लाई चेन उस तरीके से बना हुआ है कि फर्स्टली हम पहली सर्विसेज नॉर्थ में देंगे, तो जब नॉर्थ में देंगे तो नॉर्थ के चैनल से ज़्यादा रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। और ब्लिंकिट पे हम पहले से थे, तो इसलिए ब्लिंकिट की अगर मैं बात करूँ, तो जो 70% रेवेन्यू ओवरऑल क्विक कॉमर्स का है, उस 70 का भी 70% सिर्फ नॉर्थ का है। ओके, मतलब नॉर्थ में प्रेजेंस आपकी नॉर्थ में हमारी प्रेजेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके। और अभी आपका करंट एओवी क्या चल रहा है? अभी करंट एओवी हो गया 233। 233? मतलब पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 200 था, और 192 के आसपास था तब पहले, 192 से 200, अभी 233 है। 233 है। और आपका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ज़्यादातर क्या होता है? 4 कैटेगरी में हैं हम। हाँ। हम 4 कैटेगरी में डील करते हैं: फूड रैपिंग एंड बेकिंग, पर्सनल हाइजीन, किचन हाइजीन, एंड पीटीएल हो गया, पाउडर टू लिक्विड। रिसेंटली हमने
फ्रेग्रेंस कैटेगरी के अंदर एंट्री की है हमने। जो वॉशरूम रूम फ्रेशनर, जो जेल बेस्ड फ्रेशनर है, वो कैटेगरी हमने स्टार्ट की है। तो 3 कैटेगरी हमारी पहले की हैं और चौथी कैटेगरी हमने जेल बेस्ड एयर फ्रेशनर की हमने भी स्टार्ट की है। तो अगर मैं पहली 3 जो पेपर बेस्ड कैटेगरी हैं, फूड रैपिंग एंड बेकिंग, पर्सनल हाइजीन के अंदर टॉयलेट रोल, फेशियल टिश्यू एंड किचन हाइजीन के अंदर किचन टॉवल, नैपकिन्स जो आते हैं, इनमें से हमारा जो सबसे, इन तीनों कैटेगरी के ही लगभग इक्वल मार्केट शेयर वाले प्रोडक्ट हैं। अगर फूड रैपिंग एंड बेकिंग में बात करें तो फूड रैपिंग पेपर, पर्सनल हाइजीन में बात करें तो टॉयलेट पेपर, और अगर किचन हाइजीन में बात करें तो किचन टॉवल। यही तीनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ओवरऑल रेवेन्यू का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके ओके। अच्छा, हम जब मतलब जब हम एड्स के थ्रू सामान बेचते हैं, बिकॉज हम परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रन करते हैं, मेटा एड्स या चलो गूगल एड्स हो गई, तो हमारा मेजर चंक, एक डिसेंट चंक हमारा मार्केटिंग में जाता है और हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट और मार्कअप उस हिसाब से सेट करते हैं। आपका प्रोडक्ट तो जो है वो लो एओवी उस हिसाब से हम देखेंगे, तो इसमें आपके पास किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करते हो कि आपका प्रोडक्ट और कॉक्स, आपके यूजुअली कॉक्स कितने होते हैं आपके प्रोडक्ट पे? कॉग्स हमारे 30% होते हैं। ओके, 30%। 70% का हमारा ग्रॉस मार्जिन है। और इसमें आपके जो मार्केटिंग होती है? मार्केटिंग पहले तो हम बिल्कुल ही नहीं करते थे, बट अभी धीरे धीरे पास्ट 6 मंथ्स या डाउन द लाइन 8 मंथ से हमने मार्केटिंग थोड़ी थोड़ी करनी स्टार्ट की है, चैनल स्पेसिफिक करनी स्टार्ट की है। तो अभी भी एज सच हम मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा तो स्पेंड नहीं करते हैं उस पे। उससे बेहतर हम अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। मार्केटिंग तो तभी काम देगी जब आपकी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो स्विगी और ये ब्लिंकिट हैं, ये आपसे कमीशन चार्ज करते होंगे जो इनके प्लेटफॉर्म के होते होंगे, राइट? तो आप क्या उसे मार्केटिंग स्पेंडिंग मान के चलते हो अपना, या क्या मान नहीं, के वो तो चलते हो? चैनल एक्सपेंस है, वो मार्केटिंग एक्सपेंस तो उसके अलावा है ना। वो चैनल के भी तो अपने खर्चे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि चैनल हर छोटे से छोटे सिटी में, हर सिटी के अंदर हर छोटे से छोटे एरिया में अपने डार्क स्टोर्स ओपन करेगा। वहाँ पे उसको रखने के लिए उसको एरिया चाहिए, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के साथ साथ वहाँ पे मैन पावर चाहिए जो वो पूरा डार्क स्टोर्स चलाएंगे। उसके बाद उनको डिलीवरी बॉयज़ हैं जो जाके घरों तक डिलीवरी देंगे। तो चैनल के भी खर्चे, तो वो तो चैनल एक्सपेंस हो गया जो हम चैनल को उस चीज़ के बदले पे करते हैं। बट मार्केटिंग अलग हो गया कि हमारा प्रोडक्ट अगर उस कैटेगरी के अंदर जाके कोई टाइप कर रहा है तो वो ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है। मार्केटिंग फिर वहाँ से स्टार्ट होती है। ये लोग भी, ब्लिंकिट, ये लोग भी मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट? जो स्लॉट जहाँ पे लिखा होता है, ऐड लिखा हुआ होता है इनके प्रोडक्ट्स में, तो आप क्या वो चीज़ को यूज़ करते हो? अभी हमने एक चैनल पे करना स्टार्ट किया है। ओके। और इसकी यूजुअली कॉस्ट कैसे, आपने देखा इसकी कॉस्टिंग क्या होती है, किस हिसाब से आती है इनकी? वो तो आपके डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं और आपको किस प्लेस पे अपना प्रोडक्ट दिखाना है। तो वो हर एक्टिविटी की अलग अलग कॉस्ट है। ओके। अच्छा, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ बिकॉज हमारे लिए जब हम मार्केटिंग करते हैं, हम कुछ चीज़ें देखते हैं, क्या क्लिक की कॉस्ट क्या आ रही है उस हिसाब से। तो जैसे अमेज़ॉन के ऊपर मार्केटिंग सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स लाइक, लोग बोलते हैं इसके बिना आप अमेज़ॉन पे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं D2C अगर आप चला रहे हो उसके अंदर, अमेज़ॉन के अंदर चला रहे हो। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये ब्लिंकिट की किस तरीके से कॉस्टिंग, आप किस हिसाब से, जैसे एक नॉर्मल एवरेज क्लिक के लिए आप कितना पैसा पे करने के लिए तैयार हो? मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा टैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बट क्या ये इन्फॉर्मेशन भी वो शेयर करते हैं आपके साथ कि वो तो सारी कॉस्ट है ना उनकी। जब हम उनके एड रेवेन्यू वाले पोर्टल पे जाते हैं तो वो हर चीज़ की कॉस्ट तो वो पहले से ही उन्होंने बता रखी है कि अच्छा, अगर प्री डिफाइंड है? सब कुछ प्री डिफाइंड है। अगर आप उनके कैटेगरी का बैनर ले रहे हैं तो उस बैनर की कॉस्ट एक अलग है। फिर आप वो कैटेगरी के अलावा उस कैटेगरी में अगर आपको ऐड चला के ऊपर दिखना है पर्टिकुलर किसी कीवर्ड के ऊपर, उसकी कॉस्ट अलग है। तो वो तो प्री डिफाइंड कॉस्ट है। ओके, तो प्री डिफाइंड है वो सारा कुछ मतलब रियल टाइम पे कुछ नहीं होने वाला कि इसकी कॉस्ट इतनी होगी, कि क्लिक की कॉस्ट इतनी आ रही है, आज का मैं ज़्यादा। सीपीसी की वो ये सब कॉस्ट एडिंग वाली है। ओके जो आप बोल रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी पेज के बैनर की। ओके वो कॉस्ट प्री डिफाइंड है। वो हर चैनल की हर पर्टिकुलर स्पेस की कॉस्ट प्री डिफाइंड है कि ये बैनर अगर 1 से 7 तारीख तक चलाना है तो इसके 2.5 लाख रुपए लगेंगे। ये बैनर अगर 7 से 13 के बीच में चलाना है तो उसके इतने लगेंगे। ये बैनर आपको कैटेगरी L1 में चलाना है तो उसके लगेंगे। आपको अगर फ्रंट पेज पे चलाना है तो उसके उतनी कॉस्ट है। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अब आपका बिजनेस 80+ का हो चुका है,
2020 में आपने ज़ीरो से शुरू किया, 2019 में आपने ज़ीरो से शुरू किया। तो जब आपने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है, और इससे पहले आपकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आप पहले जॉब में थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या पर्सनल बिलीफ लेवल पे आपकी चेंजेस आए जिसने आपको इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करने में आपकी हेल्प करी? जब आपने ये बिजनेस बिल्ड किया है तो आपके पर्सनल बिलीफ्स कौन कौन से हैं जो चेंज हुए? देखिए, पर्सनल बिलीफ तो हर साल या हर छः महीने के बेसिस पे चेंज होते चले गए। जब पहले बिजनेस स्टार्ट किया था तो थॉट प्रोसेस बहुत सारे थे। सस्टेनेबिलिटी को लेके सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस था कि हम प्लास्टिक की बोतल को घर से कैसे बचा सकते हैं। मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे वो कि हम सिर्फ धरती से लेते ही नहीं रहेंगे, कुछ तो वापस भी तो करना स्टार्ट करो। पहला थॉट प्रोसेस ये था। बट इसके साथ साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ, हम जो कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो भी उनके पास सही तरीके से या सही प्राइस पॉइंट पे पहुंचने चाहिए। सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं कस्टमर से ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करना चाहता था, राइट। या करने भी नहीं चाहिए, ताकि वरना वो सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक फैड बन के रह जाएगा। देखिए, अगर उसको ज़्यादा से अभी भी 140 करोड़ की जनता में आज की डेट में इंडिया में भी 99.9% लोग सस्टेनेबिलिटी को नहीं समझेंगे। वो क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि अभी भी हम सब खुद रोटी कपड़ा और मकान की जर्नी में ही अभी भी तो आगे हुए हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि क्योंकि आप जहाँ से आते हो धामपुर, मेरा होम टाउन भी वहीं पे आसपास है, और वहाँ पे इस टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहता। उन्हें ना उसका इम्पैक्ट एक्चुअली मालूम है, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है एज सच, क्योंकि अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, वो उनके लिए एक्स्ट्रा पे करना ही है, और उन्हें समझ नहीं आएगा। उन्हें बोलेंगे यार मैं सस्ता खरीदूंगा, चाहे वो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, आई डोंट रियली केयर। एट द एंड मेरे पास वही इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट कितने का है, वैल्यू कितनी मुझे मिल रही है। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो जो उनकी प्राइसिंग है, इज इट एज कॉम्पिटिटिव एज अदर प्रोडक्ट्स जो इस चीज़ में नहीं है? मतलब जो कॉम्पिटिटिव प्राइस हैं, जो अगर हम सस्टेनेबिलिटी के नाम पे कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं, एकदम एट पार चार्ज कर रहे हैं, जो कस्टमर ऑफर कर, जो अदर ब्रांड कस्टमर के लिए सेम प्रोडक्ट पे ऑफर कर रहे हैं। ओके, मतलब काइंड ऑफ सेम ही प्रोडक्ट, काइंड ऑफ सेम लगभग सिमिलर प्राइसिंग है। अच्छा, अगर मुझे आज के दिन, मैं आपका कॉम्पिटिटर नहीं बन रहा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं सेम कैटेगरी में एंटर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले, और मेरे दिमाग में है कि नहीं, मुझे एक ये टिश्यू बॉक्स है, ये प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है, तो मैं इसकी सोर्सिंग कैसे करूँगा, वो कैसे सॉल्व करूँगा? और जैसे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था शार्क टैंक में कि यार आपकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, आपने ब्रांडिंग बहुत अच्छी करी है, तो आपने इन सारी चीज़ों को सॉल्व कैसे किया? प्रोडक्शन को कैसे सॉल्व किया, सोर्सिंग को कैसे सॉल्व किया, इन सारी चीज़ों को कैसे सॉल्व किया? बिकॉज बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम बिजनेस ओनर्स होंगे और सोच रहे होंगे यार मुझे कुछ करना है, लेकिन उन्हें सही में रोड मैप नहीं मालूम, उन्हें फ्रेमवर्क नहीं मालूम कि यार पहले मुझे ये सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे ये सॉल्व करना है, और आपने ये बूटस्ट्रैप किया है सारा कुछ। तो आप बताओ उस बारे में। किसी को भी अगर कोई भी कंज्यूमर ब्रांड स्टार्ट करना है, तो पहले तो अगर उसकी अपनी कैटेगरी पूरी क्लियर हो गई, उसके बाद पीएमएफ के लिए उसको प्रोडक्ट मार्केट फिट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो ट्रायल करेगा। ट्रायल के लिए उसको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसको जाना है तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर अवेलेबल हैं, जिनके पास आप जाएं, अपने ब्रांड को लेके जाएं कि मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मुझे ये ब्रांड बिल्ड करना है फॉर द कंज्यूमर्स, ये मेरा प्रोडक्ट है। आपने जो भी उसकी रिसर्च की है वो लेके आप किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, फिर वो आपके प्रोडक्ट में एडिशन और डिलीशन करेगा। बट आपको उसी मैन्युफैक्चरर से आपको धीरे धीरे सारे कनेक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप प्रोडक्ट पैकेजिंग से लेके उसके इंग्रेडिएंट आप आइडेंटिफाई करके कौन से आपने इंग्रेडिएंट चूज करने, वो प्रोडक्ट बना के फिर आप फिनिश गुड्स, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप जब वो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में, उसके लिए फिर आपको वो चैनल ढूंढना पड़ेगा कि मुझे वो किस चैनल पे बेचना है। बेसिकली 4 चीज़ें जो शुरू से बताई जाती हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, प्राइस आपने उसका देखा कि मुझे इसको प्रीमियम में बेचना है, मिड में बेचना है, एकदम मास मार्केट के लिए बेचना है। फिर आपको उसका चैनल आइडेंटिफाई करना है।
अब कोई भी नया कैटेगरी का प्रोडक्ट बहुत सारे लोग अगर बोलें कि मैं उसको पहले दिन से ऑफलाइन में जाके बेचना स्टार्ट कर दूंगा, तो ऑफलाइन में तो आपने प्रोडक्ट को अगर अवेलेबल भी करा दिया तो उसका ऑफ टेक होगा ही नहीं, अगर ऐसे ही वो कोई नई कैटेगरी का प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं। तो मतलब आपको अगर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट में तब बोल रहे हो, या डिमांड तो आपको पता करनी पड़ेगी ना पहले दिन से, आपको कैसे पता होगा और कि आप मेरी ये अगर आपको प्रोडक्ट की पता डिमांड करनी हो है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? उसका बेस्ट तरीका, आप किसी भी एक दिन के अंदर 10 से 15 दुकान पे आप खड़े रहिए, जाके देखिए सुबह से शाम तक उस कैटेगरी के अंदर कोई कस्टमर वो क्या प्रोडक्ट लेके जा रहा है। डिमांड किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप बेसिक किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने का सबसे सही तरीका है कस्टमर से बात करना। अगर मैं कस्टमर से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने मन में ये सोच के बैठ जाऊँ कि यार ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरी खुद की प्रॉब्लम थी, और इसके ये अगर मेरी प्रॉब्लम है तो वो सबकी प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे D2C ब्रांड इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है और ये सॉल्यूशन लेके मैं मार्केट में जाऊंगा तो वो सबकी प्रॉब्लम होगी, जो क्योंकि वो मेरी थी तो वो सभी की होगी। बट ऐसा नहीं होता है। जो एक पुरानी कहावत है ना, कस्टमर भगवान है, तो वो सही में कस्टमर भगवान है। आपको जाके जब तक आप उतर के कस्टमर 100 लोगों से, 200 लोगों से, 400 लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक आपको कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं मिलेगी, तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए बेचिए, वो नहीं होने वाला है। तो आपने सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया था, आपको पता चला था डिमांड है? हमने तो जो हमने स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले फूड रैपिंग पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल से किया था। बहुत ही लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी, कस्टमर डिमांड तो है ना, इसमें कोई ब्रांड तो स्पेसिफिकली थे नहीं, रीजन वाइज अलग अलग प्लेयर थे। आप किसी भी दुकान पे जाइए, आप सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो जाइए, कस्टमर आप मैं दुकान तो छोड़िए, मैं किसी भी उस समय के मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में आप जाएंगे, सुबह से शाम तक आप खड़े रहिए, रफली 20 से 30% कस्टमर इस कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट उठा के प्राइस देख के उसको रख के चला जाएगा, लेके चला जाएगा। उसको नहीं पता कि वो कौन सा ब्रांड खरीद रहा है। तो हमने भी जब जाके कस्टमर से उन स्टोर्स में जाके खड़े होकर बात करना स्टार्ट किया कि आपने यही ब्रांड क्यों खरीदा, उनका सिर्फ 2 ही सिंपल जवाब आते थे कि यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे इसकी ज़रूरत है, प्राइस पॉइंट इसका सही दिखा इसलिए मैंने खरीद लिया। तो क्या ये जो कैटेगरी है ओवरऑल, जो जिस आप कैटेगरी में है, क्या ये बहुत प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी है? आपने क्या देखा है? दोनों ही चीजें हैं। देखिए प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी तो है, बट अगर इसमें कस्टमर को जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर कस्टमर एक बार आपका यूज कर रहा है, उसके बाद अगर उससे 20 से 30% कस्टमर को सस्ता मिल रहा है तो वो जाएगा। बट अगर 5-10% का डिफरेंस है तो कस्टमर ब्रांड स्विच नहीं करता है। प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी है, बट ऐसा नहीं है कि प्राइस सेंसिटिव एकदम 1 या 2 रुपए के लिए कस्टमर चला जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट हम कस्टमर को 100 रुपए में दे रहे हैं, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ब्रांड उसको अगर 70 रुपए में देगा तो कस्टमर स्विच हो सकता है। बट अगर कोई इसको 95 या 90 में देगा, कस्टमर स्विच नहीं होगा। तो जब आपने ये 2 प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए थे, तो क्या आपने खुद से मैन्युफैक्चरिंग करी थी या आपने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी? हमने पहले कुछ प्रोडक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही कराए थे, बट उसके जब धीरे धीरे रफली 6 महीने के अंदर ही हम 2500 आउटलेट पे पहुंच गए थे, 40 lakhs का हमारा रेवेन्यू आ गया था, फिर हमने एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट कर लिया था। 6 महीने में 2500 आउटलेट पे पहुंच गए थे? ये कैसे मतलब हुआ, ये कैसे क्रैक किया आपने? यार मैंने ऑफलाइन में ही काम किया था। ओके। तो मुझे इतना तो आइडिया है कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद दुकान पे प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए कैसे सेल्स टीम हायर करनी है, सेल्स टीम हायर करके उसको किस दुकान पे भेजना है। ओके। तो आप ये बताओ मुझे कि डिस्ट्रीब्यूटर जब आप अप्रोच कर रहे थे तो इसका क्या प्रोसेस है, और इसमें अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, जब मैं नया प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, चलो ठीक है मैं मान गया कि आपके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उस एक्सपीरियंस से आपने क्या देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को देता हूँ या उससे बात करता हूँ या उसे सेल करता हूँ, किस एंगल पे सेल करता हूँ कि वो मेरा प्रोडक्ट रख लेता है? देखिए 3 तरीके हैं इसको देखने के कि मुझे अगर कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है। पहली बात, आपने एक एरिया स्पेसिफिक ढूंढा कि मुझे अगर वेस्ट दिल्ली स्टार्ट करना है या मुझे नोएडा स्टार्ट करना है। आप अगर नोएडा की बात करते हैं, मुझे अगर जैसे नोएडा स्टार्ट करना है, मैं नोएडा की जो मेन मार्केट है मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसमें गिनती के 5-10 बड़े आउटलेट पे मैं विजिट करूँगा। उन 5 से 10 आउटलेट पे मैं आने जाने, जो सुबह मॉर्निंग में 10 से लेके 1 बजे के बीच में ज़्यादातर सेल्स फोर्स जो है वो आउटलेट पे जाती है। तो उसमें से कौन सेल्स फोर्स किस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से आ रहा है, आप उन 4 से 5 लड़कों से बात करके पता कर सकते हैं कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है।
अब मैं जिस कैटेगरी में मुझे एंट्री करनी है तो उसके सिमिलर कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। अगर मैं फूड में जा रहा हूँ तो मुझे फूड वाले जो फूड की कैटेगरी के लोग हैं तो वो मुझे वहाँ से मुझे वो डिस्ट्रीब्यूटर का पता लग जाएगा। जो नॉन फूड कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर मुझे वहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि फूड कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट साइकिल 7 दिन का है, नॉन फूड के कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट साइकिल 14 से 30 दिन का है। तो हम अगर नॉन फूड कैटेगरी में है तो हम प्रेफर करेंगे कि हम भी नॉन फूड वाले डिस्ट्रीब्यूटर को ही अप्रोच करें, क्योंकि फूड कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट पीरियड 7 दिन है। हम अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मार्केट में उतरते हैं तो दुकानदार हमारा ब्रांड का पैसा उसको 7 दिन में नहीं देगा, वो 14 से 21 दिन में ही देगा। तो वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट अटकना स्टार्ट होगा। जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा फंसेगा वो आपका पैसा रोक लेगा, क्योंकि इनिशियल डेज में आप अभी इतने बड़े ब्रांड नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर पहली बार में आपको एडवांस में पैसा देना स्टार्ट कर देगा। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश की तो जब नोएडा के अंदर हम गए, हमने नॉन फूड कैटेगरी के 10 से 8 डिस्ट्रीब्यूटर को आइडेंटिफाई किया। उन 10 से 8 डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके हमने अपने प्रोडक्ट दिखाए, उनको मार्जिन बताया। मार्जिन के साथ उनको हमने पहले 1 साल के लिए क्रेडिट ऑफर किया कि हम आपको 14 दिन का क्रेडिट देंगे। तो मतलब आपने उन्हें ज़्यादा क्रेडिट दिया, उनके पास ये इंसेंटिव था? उनके पास ये इंसेंटिव था कि क्रेडिट ये अगर मुझे 14 दिन का दे रहा है और ये यहाँ पे मुझे सेल्स फोर्स दे रहा है, मतलब सेल्स जो मार्केट में जाके टीम का लड़का दुकान से जाके ऑर्डर लेके आएगा और वो हमें ऑर्डर ला के देगा, हम सप्लाई करेंगे, हमारा पैसा आएगा, हम फिर कंपनी को पे कर देंगे। तो जो सेल्स का बंदा होगा वो आपके पेरोल पे होगा? वो सेल्स का बंदा हमारे पेरोल और वो उसकी शॉप पे बैठेगा? उसके शॉप पे नहीं बैठेगा, वो मार्केट में जाएगा सुबह। मार्केट में जाके एक दिन में 12 से 14 आउटलेट विजिट करेगा। उन 12 से 14 आउटलेट में 6 से 8 दुकान का उसको ऑर्डर मिलेगा। शाम को जाके वो डिस्ट्रीब्यूटर को 6 दुकान का ऑर्डर देगा। अगले दिन डिस्ट्रीब्यूटर उन 6 दुकान पे हमारी कंपनी का ऑर्डर और जो उसके पास अलग कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा पैक करके अपनी गाड़ी निकालेगा उस पूरे पर्टिकुलर रूट पे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे आपने 2 तरीके यूज़ किए। एक, आपने उसे 14 दिन की साइकिल दी, क्रेडिट लाइन दी, और दूसरा आपने अपना बंदा दिया कि यार सेल मेरा बंदा लेके आ रहा है, आपको सिर्फ फुलफिल करना है, फुलफिलमेंट उसी का काम है, और इस तरीके से आपने इसको अचीव किया। ओके, तो अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर आप बोलो कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफलाइन में बिजनेस बनाने के लिए प्रॉफिटेबली, वो क्या है? वो एक चीज़ क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट है, आउटलेट सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, ऑफलाइन में जो फ्रंट लाइन पे आपका जो बंदा जा रहा है, सारी जड़ वही है। अगर वो आपने सही बंदा आइडेंटिफाई करके चूज कर लिया है और वो आपकी कंपनी के जो भी आप मैसेज कस्टमर को कन्वे करना चाह रहे हैं वो सेम मैसेज अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर को कन्वे सही तरीके से कर पा रहा है तो ही आप ऑफलाइन में सक्सेसफुल होंगे। तो आपके केस में ये चीज़ क्या थी? वो क्या मेरा करने पुराना करता था? कपीवा का, मैंने इससे पहले यूनिलीवर में काम किया था। यूनिलीवर में हमारा काम था आउटलेट पे प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देना और विजिबिलिटी करा देना। उसके बाद से ब्रांड मैनेजर देखेगा वो ऑफटेक होगा कि नहीं होगा। बट जब मैं उसके बाद HUL के बाद जब मैंने कपीवा ज्वाइन की तो मैंने वही स्ट्रेटेजी लगाई कि मेरा काम तो प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी कराना। मैंने 6 महीने में करा दिए। जो भी मैंने टेरिटरी स्टार्ट करनी थी 6 से 8 महीने में हमने सारे प्रोडक्ट लगा दिए। सेल्स करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप एक की जगह 10 दुकान पे चले जाओ, ज़्यादा दुकानों पे बेचोगे ज़्यादा माल बिकेगा, या आप एक दुकान के अंदर जितना ज़्यादा माल आप लगा सकते हैं तो आपका माल बिकेगा। वेलोसिटी उसके बाद की बात आती है कि आपकी कैटेगरी का उस दुकान से कितना माल बिक रहा है, तो उसमें से आप कितना मार्केट शेयर ले रहे हैं वो उसके बाद की बात है। बट फॉर ए न्यू ब्रांड यही दोनों तरीके हैं। तो हमने ये दोनों ही तरीके लगाए। पहले हमने ज़्यादा दुकानों पे माल दिया, फिर हमने जिस दुकान ने हमारा माल हमें रखने के लिए प्रोडक्ट रखने का ऑफर दे दिया, हमने उसके यहाँ अपने सारे वेरिएंट लगा दिए। अगर हमारे पास 10 SKU थे तो हमने 10 के 10 SKU लगा दिए बिना PMF चेक किए कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट सही है इस आउटलेट के लिए या नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो वहाँ से प्रोडक्ट तो लग गए, आउटलेट पे हमारी अवेलेबिलिटी होगी, विजिबिलिटी होगी। बट एज सच स्टार्टअप के पास ऐसे कोई ब्रांड मैनेजर तो है नहीं कि अगर ऑफटेक नहीं हुआ तो वो ब्रांड मैनेजर की जिम्मेदारी होगी, वो भी फील्ड फोर्स की ही जिम्मेदारी होगी। सेल्स कॉल तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक ऑफटेक होकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से वो सारा पैसा कंपनी के पास नहीं पहुँच जाता। ये फ़र्क है स्टार्टअप में और एक MNC में। तो वो मेरा कपीवा का एक्सपीरियंस था जहाँ पे हमने आउटलेट पे प्रोडक्ट को अवेलेबल तो करा दिया बट वहाँ से ऑफटेक नहीं हुआ, और उसका 12 महीने का प्रोडक्ट का एक्सपायरी था, फूड कैटेगरी के अंदर थे।
3 महीने लगे कस्टमर को, आउटलेट को समझाने में कि हम एज ए ब्रांड आपके पास आए हैं, वो प्रोडक्ट रख लो। 3 महीने उसके यहाँ पे वो बिका नहीं, अगले 3 महीने के बाद वो नियर एक्सपायरी होता चला गया। तो जैसे जैसे फूड कैटेगरी में नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट आते हैं, कस्टमर नहीं खरीदता है। अगर उसकी 12 महीने की शेल्फ लाइफ है तो 9 महीने के बाद वो कस्टमर उसको चूज करना बंद कर देते कि यार ये प्रोडक्ट है, अभी तो 9 महीने ही बाकी है, मैं अगले 3 महीने में मैं इसे कंज्यूम कर पाऊंगा या नहीं। तो वहाँ से ऑफटेक ना होने की वजह से जब प्रोडक्ट वापस आना स्टार्ट हुए तो वो मेरा भ्रम टूटा कि यार आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सेल्स साइकिल पूरा कंप्लीट करना है, कि वो ऑफटेक होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा आ जाए, फिर आपके कंपनी के पास पैसा आ जाए। उस लर्निंग एक्सपीरियंस ने मुझे यहाँ पे ऑफलाइन में स्ट्रॉन्ग चैनल बिल्ड करने पे और मेरी नॉलेज को बढ़ा दिया था। तो हम अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके वहाँ पे आउटलेट पे स्टॉक देते तो बहुत ही लिमिटेड, ऐसा नहीं कि अगर मुझे आउटलेट ने अपने एंट्री दे दी तो मैंने बहुत स्टॉक डाल दिया, नहीं, सिलेक्टेड स्टॉक डाला, सिलेक्टेड आउटलेट पे डाला और उसकी ऑफटेक को काउंट करते चले गए। अगर उसके यहाँ पे ये कैटेगरी बिक रही है तो ही उसको वो कैटेगरी दी। अगली बारी अगर उसके 15 दिन 1 महीने में वो स्टॉक नहीं बिका, वो तुरंत उसके यहाँ से वापस उठा के उसको रिप्लेस कर दिया, जो कैटेगरी वहाँ से फास्ट मूव होने स्टार्ट हो गई। तो उससे ना दुकानदार ने हमारे पैसे रोके, उसने तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर को रीपे करना स्टार्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसे अगर मार्केट से आ गए तो उसने फिर हमारा पैसा हमें स्टार्ट कर दिया। तो वो क्रेडिट पॉलिसी को मॉनिटर किया बहुत डिटेल्ड में जाके। तो जैसे अगर किसी का भी पैसा नहीं मरा, अगर कस्टमर प्रोडक्ट आपको ऑफटेक होना स्टार्ट हो गया है तो धीरे 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 फिर आपका साइकिल बिल्ड हो जाएगा। तो इनिशियली 1 साल हमने सिर्फ 3 टेरिटरी ही स्टार्ट की थी, कि पहले जो मैं 2,500 आउटलेट पे पहुंचा तो ऐसा नहीं था मैं पूरे एनसीआर में पहुंच गया था। आज भी 5 साल हो गए, हम साउथ दिल्ली में हम अभी भी नहीं है। साउथ दिल्ली में नहीं है? नहीं है अभी, ऑफलाइन में नहीं है। ऐसा क्यों? कई बारी हमने कोशिश की, साउथ दिल्ली का मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट मार्केट है, एक अलग तरीके का मार्केट हो गया वो। मतलब किस तरीके से डिफिकल्ट? वहाँ पे एनएमटी स्टोर्स जो होते हैं, मतलब जो मॉडर्न ट्रेड के स्टोर्स हैं, उनके पास स्पेस ही नहीं है, या तो एकदम क्लोज्ड फॉर्मेट की शॉप्स हैं जो छोटे छोटे एरिया। मॉडर्न बाजार गिनती के 12 ही तो होंगे पूरे। हाँ। दिल्ली में 12 में से 4 ही तो हैं। साउथ दिल्ली में तो 4 आउटलेट्स, आप कितने की सेल निकाल लोगे? सेल्स तो उनके पास स्पेस कम है, आप बोल रहे हो? स्पेस उनके पास कम है क्योंकि वो लोकेशंस ऐसी हैं साउथ दिल्ली की, स्पेस कम है। इसकी वजह से ये तो चलो मॉडर्न बाजार के पास तो फिर भी स्पेस है, बट और जो नॉन मॉडर्न और जो आउटलेट्स हैं वो सारे क्लोज्ड फॉर्मेट के आउटलेट हैं। हमारी कैटेगरी के लिए क्लोज फॉर्मेट के आउटलेट में प्रोडक्ट सेल करना इट्स अ बिट डिफिकल्ट। जब तक कस्टमर को प्रोडक्ट को वो टच एंड फील नहीं करेगा तब तक हमारी कैटेगरी से वो प्रोडक्ट पहली बार इस्तेमाल करने के लिए नहीं लेगा। ओके अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, वीबा के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन करी थी जब वो अपने प्रोडक्ट लेके जाते थे मार्केट में, और आप बताना कि ये स्ट्रैटेजी क्या इस तरीके से सिमिलर आप भी यूज़ करते हैं या आपने करी, कि अगर मैं 10 शॉप्स पे गया और वहाँ पे मेरे को डिमांड 10 की मिली है उनके प्रोडक्ट की, मैंने उन सबको 8 पीसेस दिए या 6 पीसेस दिए, rather than कि उनको उनका पूरा सप्लाई दिया, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते उन्हें फिर बेचना है। और इसने मेरी बहुत हेल्प करी, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को ग्रोथ हैकिंग भी बोला उन्होंने। तो आप क्या ये चीज़ आप समझते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? क्या ये चीज़ देखिए, ये उस कैटेगरी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फूड कैटेगरी के अंदर है। फूड कैटेगरी के अंदर अगर उनका प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत कम है तो उनके लिए अपना साइकिल को रोटेट करना, मेंटेन करना वो बहुत जरूरी है। तो उनके वहाँ पे अगर डिमांड अगर 10 के उन्होंने 8 पीस रखे, उनके कस्टमर आए और वो बिक गए, वो नेक्स्ट वीक में उनके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देगा। हमारी विजिटी आउटलेट पे फोर्टनाइटली है। तो हम उसके ऊपर मैं अगर वहाँ पे 8 की डिमांड है तो मैं उसके यहाँ पे 16 रख के आऊंगा ताकि मेरा महीने का पूरा स्टॉक वहाँ पे दिखे। तो हमारा जितना ज़्यादा स्टॉक वहाँ पे रखा होगा उतना ज़्यादा वो बिकेगा। तो हर कैटेगरी के लिए स्ट्रेटेजी अलग है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये इनसाइट मुझे मतलब ऑफलाइन एज ए साइड के इतना नहीं मालूम, लेकिन बट स्टिल दिस इज अ ग्रेट इनसाइट। मतलब फूड कैटेगरी में कम इन्वेंट्री रखना इज़ अ प्लस पॉइंट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, कम देना किसी को भी। और अगर नॉन फूड आइटम है जो आप लंबे समय तक चल सकते हैं उसके लिए आप ज़्यादा स्टॉक डाल सकते हो। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अपनी इस पूरी जर्नी में आपने बहुत कुछ लर्निंग तो देखी होगी, और ऐसी कौन सी टॉप 3
लर्निंग्स हैं, या आप बोलो उसे मिस्टेक्स बोलो या लर्निंग्स बोलो, जो आप बोलो कि यार अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो इस चीज़ पे तो मतलब सुपर, मतलब इस तरह तो ध्यान देना ही देना है? ऑफलाइन अगर आप कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है क्रेडिट पीरियड पे। ओके, कैसे? आपने इनिशियली कोई भी ब्रांड अगर नया है, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप का कोई नया अगर ब्रांड है, मैं किसी भी एग्जिस्टिंग बड़ी एमएनसी की बात नहीं कर रहा, वो नया ब्रांड लॉन्च करते हैं तो वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर है, सेम फील्ड फोर्स है, वो वैसे ही पिकअप कर लेता है। अगर मैं नए ब्रांड की बात करूँ तो आप अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जा रहे हो तो आप उसकी क्रेडिट पीरियड पे एकदम ध्यान रखेंगे। अगर आपने क्रेडिट पीरियड को ढंग से मॉनिटर आप कर रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके सक्सेसफुल होने के, अगर आपका पीएमएफ सही बैठ जाता है तो। मॉनिटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मॉनिटर का मतलब ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, आप उसको हर वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस पे उसका आउटलेट वाइज क्रेडिट चेक कीजिए। आउटलेट वाइज क्रेडिट चेक करने के बाद अगर आपको ये दिख रहा है कि इस आउटलेट की एजिंग, मतलब आपने उसको अगर महीने की 3 तारीख को स्टॉक दिया था और आज 18 तारीख हो गई, 15 दिन हो गए, आज इसकी बीट पे लड़का गया था, उसका पैसा नहीं आया है, तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसकी दुकान पे कितना स्टॉक बाकी रह गया है। तो इनिशियली 6 महीने आपको हर आउटलेट के ऊपर डिटेल्ड में बैठ के बात करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको टीम लगानी पड़ेगी? इसके लिए आपको टीम लगानी पड़ेगी। इनिशियल डेज में आप खुद से लगिए। ओके, और कौन सी चीज़ है क्रेडिट लाइन के अलावा? क्रेडिट लाइन के अलावा आपको आउटलेट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। आप किस कैटेगरी में हैं और आपको आप जिस कैटेगरी में प्ले कर रहे हैं, अगर आप अगर आप फूड कैटेगरी में हैं और आपका एओवी 200 रुपये से बड़ा है तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ मॉडर्न ट्रेड की कैटेगरी में ही जाएंगे। तो मॉडर्न ट्रेड की कैटेगरी में आपको विजिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप पहले ये मत स्टार्ट कीजिए कि आप एक सिटी के अंदर गए और आपने सारे के सारे स्टोर्स पे आपने जाके स्टार्ट कर दिया। एक स्पेसिफिक चेन पकड़िए, उस चेन पे अपनी 3 से 6 महीने की परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद बाकी के स्टोर्स में जाना स्टार्ट करिए। चेन का मतलब है कि एक ब्रांड जो जैसे मॉडर्न बाजार अगर दिल्ली एनसीआर के लिए हो गया, कृष्णा 37, राज मंदिर, नीड्स 24, इस तरीके की चेन्स। ओके, मतलब पहले आप एक को पकड़ो, वहां पे उसको 6 महीने मॉनिटर करो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लो। ओके, और तीसरा इन दोनों चीज़ों के अलावा टीम बिल्डिंग। अच्छा, टीम का यहाँ पे कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टीम, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम कौन, मतलब ऑब्वियसली सारी टीम इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन लोगों के लिए जो आपके लिए मतलब 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टीम आपके बिजनेस के लिए क्यों है, कि मतलब ये ना हुई तो भैया बिजनेस तो है ही नहीं? वो कैटेगरी टू कैटेगरी अलग है। अगर जो ऑफलाइन लेड ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन लेड ब्रांड, उनके लिए तो ऑफलाइन की टीम सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके। और जो D2C में है, D2C में लोग थोड़े कम चाहिए होते हैं, ऑफलाइन में लोग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको एक 120 या 200 आउटलेट कवर करने के लिए एक मैन पावर चाहिए ही चाहिए। उस मैन पावर के साथ आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, और ऐसी 6 मैन पावर के ऊपर, 8 मैन पावर के ऊपर आपको एक एरिया सेल्स मैनेजर चाहिए। फिर ऐसे 10 एरियाज, फिर ऐसे 4 एरिया सेल्स मैनेजर के ऊपर आपको एक रीजनल सेल्स मैनेजर चाहिए। ऐसे 5 रीजनल सेल्स मैनेजर के ऊपर आपको एक नेशनल सेल्स मैनेजर चाहिए। अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है? हमारे पास अभी ऑफलाइन में, चूंकि अभी भी हम नॉर्थ में ही काम करते हैं, सिर्फ डी-मार्ट और स्मार्ट बाजार को छोड़ के हमारी मेजरली प्रेजेंस नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में हमारे पास ऑफलाइन में 18 लोग हैं। 18 लोग। और ये कितने स्टोर्स, अगर मैं बोलूँ कितने लोगों को, कितने स्टोर्स को कैटर करते हैं 18 लोग? 5600। मतलब मेरे लिए एज अ लेमैन जिसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल ऑफलाइन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 लोग इतना ज़्यादा, इतने स्टोर्स तक विजिट कर पाते हैं, तो इसकी 220 से 250 आउटलेट तो है ना। और ये मैनेज कैसे करते हैं वो हर दिन? मैनेज बहुत सिंपल है, देखो आप 250 आउटलेट पकड़ लो, 250 आउटलेट को पहले डिवाइड कर दो 2 से, तो 125 आउटलेट का मतलब होगा कि क्योंकि उसको हर 15 दिन में वो सेम आउटलेट विजिट करना है। ओके। तो 125 आउटलेट उसको 15 दिन में करने, फिर 125 को और 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि उसको 75 आउटलेट 7 दिन में करने हैं। पर डे 10 से 12 का उसका एवरेज आता है बस। फिर मतलब उसे गाड़ी लेके निकल जाना है और 75 आउटलेट, सुबह 10 बजे निकलो, 2 से 2:30-4 बजे तक आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आओ, अपना जो आपने ऑर्डर लिए उनसे बात करो, लास्ट दिन की डिस्पैच हुए नहीं हुए। पेमेंट आजकल ज़्यादातर जो भी आउटलेट डिस्ट्रीब्यूटर को करते हैं थ्रू चेक्स और
यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो कैश कलेक्शन अब उतना बड़ा नहीं रह गया। पहले कैश कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता था, आप कैश लिया, सेल्समैन कैश कलेक्ट करता था, वो दुकान पे दुकानदार जाके को पर्ची काट के आता था। काट के आता था, फिर वो कैश लाके शाम को उसके अकाउंटेंट को देता था। तो मेजरली अब ये चीज़ें धीरे धीरे हट गई हैं, अब चेक आते हैं या यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है। अच्छा, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज की फैमिली से डिस्ट्रीब्यूशन की ही मतलब उनका बिजनेस है, और कुछ ब्रांड्स का उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं उनके पास एक चीज़ मैं हमेशा उनके पास से सुनता हूँ, एक चैलेंज हमेशा उनके पास आता है कि जो ब्रांड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को फोर्स करती हैं कि यार हमें बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, इतना तो उठाना पड़ेगा। कुछ कई बार थोड़ा बहुत वो बाहर से सुनने में तो बड़ा अनएथिकल टाइप लगता है कि यार ये तो फोर्स कर रहे हैं, नहीं करोगे तो हम चेंज कर देंगे, ये एटसेट्रा। तो क्या ये एक मतलब ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इस तरीके से, या कुछ ब्रांड्स हैं इस तरीके से करने की कोशिश करती हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी जायंट्स बन चुकी हैं आज के समय, नाम नहीं लेते लेकिन, कि यार ये प्रोडक्ट आया आपको लेना ही लेना है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है? देखिए, कोई भी एफएमसीजी कंपनी, चाहे वो जायंट्स हैं, चाहे वो नई ऑफलाइन लेड जो स्टार्टअप्स हैं वो भी हैं, वो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोर्स, तो मैं इसको नहीं बोलूँगा कि फोर्स करते हैं, बट वो चैनल इस तरीके से बना हुआ है कि आपका सेकेंडरी बेस प्राइमरी होगा। सेकेंडरी बेस प्राइमरी का मतलब ये है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे हर कंपनी के अपने अलग अलग नॉर्म्स हैं कि 7 से 14 दिन का स्टॉक होगा। अगर वो महीने में 1 करोड़ की सेल कर रहा है तो उसके पास 50 लाख रुपीज़ का स्टॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके गोडाउन में होना चाहिए। 14 दिन का स्टॉक हो गया, 7 से 14 दिन का ही उसका मार्केट क्रेडिट होगा। तो लगभग अगर वो 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है तो उसका 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो मिड साइज कंपनियां हो गई जो उनको 8 से 10% का मार्जिन ऑफर करती हैं, उनके लिए ये फीजेबल है। तो वो 1 करोड़ रुपए का धंधा कर रहा है तो उसमें से उसके 10% के हिसाब से उसके 10 लाख रुपए बनते हैं। 1 करोड़ के धंधे में 10% के हिसाब से 10 लाख रुपए उसके बनते हैं। उसमें से उसका सारा रेंट का खर्चा और रेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्पैच का खर्चा, वो सारा मिला के बाद उसका 18 से 22% का उसका ROI आता है। तो सारी कंपनियों के नॉर्म्स अलग अलग हैं। तो जैसे ही अगर उसके पास वो स्टॉक घटता है, अगर मान लीजिए 14 दिन से कम का उसका, अगर उसकी सेकेंडरी जो इस महीने 1 करोड़ की होनी थी, अगर वो 1.5 करोड़ की होगी तो कंपनी उसको फोर्स करेगी कि भाई तू 50 से 75 लाख रुपए का स्टॉक मैनेज कर। ओके। और अगर वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तब फिर वहां पे सबका डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ाता है। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर आज एक एरिया है जहां पे हम महीने की 1 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, कल को अगर वहां 1.5 लाख रुपए की सेल होगी तो कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वो सेल अगर आप मैनेज कर, आप सोच के चलिए कि वो सेल अगर 5 करोड़ की महीने की है और उसकी जगह अभी ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में 5 की जगह 8 करोड़ की सेल दिखाई दे रही है महीने की, जो भी उनके पास डेटा ट्रेंड कर रहा है, और वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर एडिशनल 3 करोड़ की सेल करने के लिए रफली 1.5 करोड़ तो चाहिए और एक्स्ट्रा, और डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो 1.5 करोड़ एडिशनली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो कंपनी फिर तो उसको फोर्स करती है ना कि या तो आप इन्वेस्ट करो या फिर हम एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक और नया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। तो बेसिकली आपका मतलब ये है कि कंपनी को मालूम होता है कि अब इधर सेल बढ़ेगी, उनके पास डेटा है, ट्रेंड है, तभी वो किसी को पुश करते हैं कि आप और एडिशनल स्टॉक रखो। और अगर जब वो बंदा नहीं कर पाता तब 2 डिस्ट्रीब्यूटर या 3 डिस्ट्रीब्यूटर इस एरिया में आते हैं। तो लेकिन जब कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? अब वो एक नया प्रोडक्ट है, आपने अपनी मार्केट, आपने अपने आप रिसर्च करी, आपको मन पड़ा यार ये प्रोडक्ट है, बिक सकता है, तो आप उस चीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उस प्रोडक्ट को कैसे लेके चलते हो कि मैं इसे इतने आउटलेट्स में दूंगा, और वो जो पर्सन है आप उसे कैसे कन्विंस कर रहे हो, या उसको किस तरीके का इंसेंटिव दे रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो नया प्रोडक्ट रखने के लिए भी तैयार हो गया, आपका बिल्कुल ही एकदम नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, वो कैसे करते हो आप? ये आप स्टार्टअप के लिए पूछ रहे हो या फिर आप पुरानी या जो बड़े जायंट्स? मैं एक्चुअली दोनों के लिए पूछ रहा हूँ। एक तो जो मान लो जायंट्स हो गए, आप मान लो जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, और एक आप जैसा प्लेयर जो अच्छा आप स्टेबल हो चुका है, अच्छे रन रेट पे पहुंच चुका है, और लेकिन आपको तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने ही होंगे अगर आपको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है या प्रोडक्ट लाइन और इंक्रीज करनी है। तो
तो आप कैसे इस चीज़ को डील करते हैं? देखिए, लेगेसी प्लेयर तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट ज्योग्राफी में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लेगेसी प्लेयर कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत पैन इंडिया पे जाके लॉन्च कर देता है। लेगेसी प्लेयर अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल चाहे गोदरेज हो, पीएनजी हो, यूनिलीवर, अगर ये कोई अपना बड़ी कैटेगरी में पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सारे एक साथ ही उसने सारे उसके अगर 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है सबको उसने बिल कर दिया, वैसा नहीं होता है। वो पहले एक स्टेट पकड़ते हैं, वो स्टेट भी उनका डेटा ड्रिवन स्टेट होता है कि उस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। फिर सेकंड नंबर ये होता है कि उस स्टेट के अंदर अगर उनको थ्रू मीडिया वो मैसेज कन्वे करना है तो वो कैसे उसको करेंगे। क्या उनको सारा का सारा मीडिया में लगाना पड़ेगा? जैसे नॉर्थ की बेल्ट बहुत बड़ी है, मतलब नॉर्थ हिंदी भाषी लोग जहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तमिलनाडु एक ऐसा कॉम्पैक्ट एरिया है जहाँ पे लोग ऑफलाइन से खरीदते भी हैं और वहाँ पे रीजनल चैनल बहुत हैं। तो बहुत सारे ऑफलाइन के ब्रांड उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में वो ब्रांड लॉन्च करेंगे, उसी स्पेसिफिक रीजन में मीडिया चलाएंगे, मीडिया पे अपना बजट खर्च करेंगे, उसके आउटपुट के बेसिस पे फिर वो उसको नेशनली अलग अलग रोल आउट करेंगे। तो एक एमएनसीज का तो तरीका ये है। और अगर इसमें भी जब हम आउटलेट तक जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी इंसेंटिवाइज करते हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च में, आउटलेट को भी इंसेंटिवाइज करते हैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में, और उसकी विजिबिलिटी के लिए की आउटलेट को महीने का विजिबिलिटी का भी पे आउट दिया जाता है। अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम अगले 6 महीने के लिए आउटलेट से उसकी विंडो विजिबिलिटी बाय आउट करते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पे शेल्फ पे इतनी जगह लेंगे, उस पर अपने स्टिकर लगाएंगे, उस पर अपना पीओसी लगाएंगे, वहाँ पे उसको प्रोडक्ट को रखेंगे, वहाँ हमारा प्रमोटर खड़ा हो। तो ब्रांड उस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। जो नई ब्रांड्स हैं, जो नई ब्रांड्स हैं, मतलब अगर आज के दिन आप नई और पुरानी दोनों ठीक है, मतलब हमने देखा है कि एक ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, जो लोग आ रहे होते हैं उन्हें सेल करने की कोशिश करता है कि आप ये ब्रेड ले लो या आप ये नूडल्स ले लो, ये इसमें ये अच्छा है। तो आप बोल रहे हो वो कंपनी की तरफ से पुश होता है वहाँ पे, और वो उनको एक एज अ सेल्समैन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है उस पर्टिकुलर शॉप ओनर को। तो आप जैसे आप हैं, आपने अगर नया आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप भी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच में ही उसे लॉन्च करोगे, या आप अपने पूरे सारे चैनल्स पे लॉन्च करोगे अगर आप शुरू करते हो एक नया प्रोडक्ट? नहीं, हम भी पूरे सारे चैनल पे एक साथ लॉन्च नहीं करते। अगर मुझे ऑफलाइन में स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं गुड़गांव या नोएडा की मार्केट में लॉन्च करता हूँ, क्योंकि हम मेजरली रेवेन्यू हमारा नॉर्थ में ही आता है और वो भी एनसीआर से आता है। तो सबसे पहले हम या तो उसको गुड़गांव से स्टार्ट करते हैं या फिर हम उसको वेस्ट दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए क्या आप कोई एक पर्टिकुलर बजट रखते हो अपने दिमाग में? हाँ, पूरा रफली 6 महीने का प्लान बनाया जाता है कि इतने आउटलेट पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसकी विजिबिलिटी के लिए मंथली पे आउट इतना होगा। हम 250 आउटलेट अगर काम कर रहे हैं तो उन 250 में से पहले सिर्फ इसको 12 ही आउटलेट पे देंगे। उन 12 आउटलेट को महीने का 1500 से 2000, 3000, 4000 पे आउट जाएगा, जो वो प्रोडक्ट को वहाँ पे जो हम उससे एडिशनल स्पेस लेंगे, वो पूरा बजट। तो ये पूरा प्रोजेक्शन बनाते हैं पहले? तो मेरे सारा काम ये एक्सेल शीट्स के अंदर होता है, सारा प्रोजेक्शन बनाने का? एक्सेल शीट के अंदर ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आउटलेट के नाम डाल के वो कर दे, उसका जो पुराना ट्रेंड है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर मुझे पर्सनल हाइजीन कैटेगरी के अंदर कोई मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, नया कुछ मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं पहले ये देखूंगा ना कि गुड़गांव में कौन से आउटलेट पे मैंने पहले पर्सनल हाइजीन कैटेगरी मेरी सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस आउटलेट से आ रहा है। वो आउटलेट की लिस्ट में आइडेंटिफाई करूंगा, उन 20 से 25 आउटलेट को मैं चूज करूंगा, उसी के बेसिस पे मैं टीम को यही बोलूंगा कि ये ही आउटलेट में पहले ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ओके। तो अभी तक आपने जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, अब टोटल आपके प्रोडक्ट्स कितने हैं अभी? 33 SKUs थे हमारे पास, और अभी रिसेंटली हमने 3 नई रेंज लॉन्च की हैं, जिसमें हमने 18 प्रोडक्ट अभी और लॉन्च किए हैं। रफली 51 SKU है। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो नहीं चला और आपको स्क्रैप करना पड़ा उस पूरे प्रोडक्ट को ही? हाँ, हमने 3 ऐसे प्रोडक्ट हटाए हैं। तो उसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो प्रोडक्ट हम खुद से मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहे थे, उसकी बार बार सप्लाई का इशू था। सप्लाई के इशू की वजह से हम मार्केट में उसको टाइम से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो मतलब डिमांड थी प्रोडक्ट की? डिमांड तो थी, बट वो सप्लाई कंस्ट्रेंट थे। तो आज के दिन मतलब आप बोल रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग एक इशू था, मतलब सप्लाई साइड में इशू था कि हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा था और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट नहीं चल पाया। और आज के दिन आप सारे प्रोडक्ट्स की खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो? 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते, बाकी के सबकी करते हैं।
और ये जो आप जब भी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आप ढूंढते हो किसी भी एक नए प्रोडक्ट के लिए, तो क्या कौन से पॉइंट्स आप सबसे पहले ध्यान में रखते हो कि हमें अगर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर चाहिए वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? यार वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है कि वो कितने स्केल पे है। अगर कल की डेट में हम स्केल करते हैं तो वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और फिर इंग्रेडिएंट या जो वो बैकएंड से रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहा है उसकी वो पूरी मेरे पास रिपोर्ट है कि नहीं, या वो खुद से प्रोडक्ट मैंने खुद से पूरा उसको डिज़ाइन किया है, तो जो मेरी डिज़ाइनिंग के तहत वो पूरे इंग्रेडिएंट के बेसिस पे वो मुझे वो प्रोडक्ट क्वालिटी बना के दे पा रहा है कि नहीं, तो वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड कर जाता है। और यूजुअली जब हम एक प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है इन टर्म्स ऑफ मैंने आज सोचा और उसका एक आइडिया लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, और हमारे लिए तो 6 से 18 महीने लग जाते हैं एक प्रोडक्ट बनाने में, मतलब बहुत पेशेंस का गेम है। बनाने के लिए। तो लोग 3 महीने में भी प्रोडक्ट बना के दे देंगे, बट फिर वो आउटपुट नहीं आता है। मुझे तो ओवरऑल लग रहा है कि ऑफलाइन पूरा बिजनेस ही पूरा बहुत पेशेंस वाला गेम है, क्योंकि आपको आप बोल रहे हो कि 6 महीने तो मैं आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा चलेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ में पेशेंस है, तो ऑल टुगेदर इसके लिए मैंने रिलायंस स्मार्ट बाजार में हम लास्ट मंथ हमने पहला स्टॉक डाला है। और मैं लास्ट ईयर, अगर मैं चलो इसको शार्क टैंक से भी रिलेट करूं, जनवरी में पहले महीने में शो आया था, दो मैं उससे पहले भी उनके ऑफिस मिल के आया था। बट फरवरी 24 से मैं कंटिन्यूस टच में हूँ, लगातार मेरी एकदम सब बात भी हो रही है। बट अभी भी करते करते 18 महीने बाद हम वहाँ स्टोर में पहुँचे हैं। मतलब ऐसा क्यों? इट्स अ प्रोसेस, जर्नी। आपको हर जगह उनको पूरा डेटा दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि आप जाके बोलो उनका भी तो अपना प्रोसेस है, चैनल्स हैं कि उनको किस ब्रांड को अपने स्टोर्स में जगह देनी है, किसको नहीं देनी है। स्पेस कंस्ट्रेंट तो उनके पास भी है ना, और उनके लिए भी वो बड़ा लॉन्च है। उनके पास अगर 1000+ स्टोर्स हैं, तो 1000+ स्टोर में से वो भी अगर हर ब्रांड को हर जगह पे वो अगर जगह देने लगेंगे, तब फिर उनका भी रेवेन्यू कहाँ से होगा। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ये उनके लिए भी, प्रोडक्ट अगर उसके कैटेगरी मैनेजर ने इस ब्रांड को चूज करके ब्रांड को ऑनबोर्ड किया है, तो उसको भी तो प्रूव करना है कि हाँ जवाब हमने, देना है उसे। उसने उसको भी तो कैटेगरी में ग्रोथ लेके आनी है ना। सेम फॉर द क्विक कॉमर्स में आप अक्सर सुनते होंगे, यहाँ तुम्हारी ये तो क्विक कॉम पे लिस्टिंग ही नहीं हो रही है, लिस्टिंग ही नहीं हो हाँ रही है, राइट राइट, लिस्टिंग ही बड़ा नहीं हो रही कॉमन है। है, ये बहुत ज़्यादा ये बहुत कॉमन है। ज्यादा कॉमन है। तो क्विक कॉमर्स के बाद स्पेस कंस्ट्रेंट है ना, तो वो हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा ब्रांड ले आएंगे, तो फिर बेचेंगे कैसे। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि क्विक कॉमर्स में अगर जो कैटेगरी उन्हें चाहिए और उस कैटेगरी, और मान लो कोई ट्रेंड आया नया और वो कैटेगरी का अभी तक कोई प्लेयर ही नहीं है, तो आपकी ऑनबोर्डिंग 1 हफ्ते में भी हो जाएगी। और अगर मान लो कि आप उस कैटेगरी में घुस रहे हो जिसमें उनके पास पहले से 3-4 प्लेयर्स हैं, तो उसमें वो टाइमलाइन 2-3-4 महीने डिपेंडिंग अपॉन उनकी बैंडविड्थ के ऊपर, तो ये दैट्स द रियलिटी, दिस इज हाउ इट रियलिटी है हैपेंस। ना, जो उनकी जरूरत है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो वो तो 3 दिन में भी काम होगा। बट जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है, उस एग्जिस्टिंग कैटेगरी में आप कुछ नया प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, तो आप कैटेगरी उनकी उनकी कैटेगरी को ग्रो नहीं करा रहे हो। उनकी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में से आपका ब्रांड मार्केट शेयर लेगा सिर्फ। तो ऑब्वियसली, वो क्यों करेगा फिर। और जो नई कैटेगरीज जब वो लॉन्च करते हैं, किसी नई कैटेगरी में घुसने की कोशिश करते हैं, और मैं एज अ प्लेयर आ गया, मान लो ठीक है, मैंने देखा कि स्पेक्स नहीं है उनके पास और मैंने अपनी स्पेक्स की ब्रांड बनाई और लोग सर्च कर रहे हैं आज के समय, मैं उनके पास गया, तो क्या एज अ जो जो एक कमीशन पार्ट उनका एक अच्छा खासा एक कमीशन पार्ट होता है, तो क्या वहाँ पे उस नई कैटेगरी में जिसमें उनको ज़रूरत है, उसमें क्या वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी कमीशंस कम होती हैं, या किस हिसाब से स्ट्रक्चर काम? कमीशन तो जनरली इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड ही है हर कैटेगरी की। ओके। ऐसा नहीं है, उसमें 5 से 10% का ही गेम हो सकता है। या आप अगर एकदम नई जगह पे चले गए हैं तो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस हो सकता है, वरना जनरली कमीशंस हर चैनल की, हर कैटेगरी की मेजरली स्पेसिफिक ही है कि इतना रहेगा ही रहेगा। उसमें 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। नए ब्रांड के लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा। जो पुराने हैं वो तो जो उनका फिक्स है कि हम इतना ही देते हैं, हम उतना ही देंगे। ओके। अच्छा, तो एज अ न्यू ब्रांड ओनर, अगर मैं मान लो मुझे ऑफलाइन नहीं आता, मैं आज शुरू कर रहा हूँ और ये स्पेक्स की ब्रांड ही लेट सपोज मैं बना रहा हूँ और क्विक कॉम के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट चैनल एज अ क्विक कॉम चैनल फॉर अ बिजनेस, और वहाँ डिमांड है,
आप उसे क्या बोलोगे कि इज इट अ गुड अप्रोच टू गो फॉर? क्विक कॉमर्स से पहले दिन जाना ही क्यों है? एज ए न्यू ब्रांड क्विक कॉमर्स से पहले दिन मान लो मुझे जाने ऑफलाइन नहीं आता। मत करो। ऑफलाइन मार्केट प्लेसेस से कर लो, ओके। D2C कर लो। तो अच्छा, मेरे पास अगर ऑप्शन है मार्केट प्लेसेस और क्विक कॉम, तो मुझे मार्केट प्लेस मार्केट करना प्लेसेस चाहिए। पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी लोग प्रोडक्ट को अगर सर्च करने के लिए जाते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो लोग अब अभी भी मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं। क्विक कॉमर्स तो डिमांड लेड प्लेटफॉर्म है ना, कि मुझे तुरंत खरीदना है तो मैं उसको देखा और मुझे वो एग्जैक्टली मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में पता है मुझे क्या खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, बारिशों का सीजन है, मुझे अम्ब्रेला चाहिए, राइट अवे चाहिए, बस अभी खरीदना है ना, अभी खरीदना है, मुझे नहीं और पता मुझे मालूम है इसमें क्या ही ज्यादा हाँ, तामझाम होगा। या मुझे अगर मेरे घर में सुबह कोई गेस्ट है, मेरे घर में ब्रेड खत्म हो गई, अंडा खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, कोई सब्जी खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई, ये सारी चीजें है ना जो मुझे क्विक कॉमर्स पे जल्दी चाहिए, कि कुछ खत्म हो गया तुरंत के तुरंत चाहिए। आपने अभी देखा था रिसेंटली, इन्होंने ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ने दोनों ने गोल्ड कॉइन्स डिलीवर करने शुरू करे थे। कुछ अक्षय तृतीया पे हुआ था, लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे भी किए गए थे कैसा गोल्ड था कॉइन। वो? आपको उसके बारे में कोई इंसाइट्स पता है? मैंने तो नहीं मंगाया, हाँ, तो बट इनसाइड मतलब एग्जैक्टली उसके नंबर नहीं पता है मेरे पास कि वो क्या हुआ। क्योंकि एज अ प्रोडक्ट हमें मालूम है उसमें मार्जिन बहुत ही कम है। आई थिंक ब्रांड के पास आप लेने जाते हो, बिग ब्रांड्स के पास अगर कॉइन लेने जाते हो, उस पर 3 से 5% की मेकिंग होती है, सबसे लोएस्ट मेकिंग इन्हीं पे ही होती है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, क्विक कॉमर्स में आपके पास अगर 20-30% जो भी आपका मार्जिन आपको जो देना पड़ता है, उनको जो फीस देनी पड़ती है, तो लाइक कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ मार्केट में हाइप बनाने के लिए भी तो की जाती हैं। अब वो ट्रेंड वैसा है, वो 2 दिन का ही तो ट्रेंड था, उसके राइट। बाद आज तक उसके बारे में ना किसी ने बात की होगी, ना किसी ने वो लेकिन नंबर लिटरली मैं सोचे बताऊं, होंगे, ना किसी ने वो प्रोडक्ट दोबारा खरीदा होगा। मैं अक्षय तृतीया के बाद गया हूँ कि मुझे चाहिए था गोल्ड कॉइन। मान लो मुझे किसी को गिफ्ट करना था और मुझे समझ में आया यार मुझे गोल्ड कॉइन लेना है, लेकिन मुझे इंस्टेंटली चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है यार उस कॉइन को लेने जाऊंगा, पैसे खर्चूंगा, 500 रुपये आने जाने का खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे मंगा लेता हूँ, सेम प्राइस का ही मिल रहा है, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, और इस समय वो अवेलेबल नहीं था। तो वो मुझे लगा कि ये मतलब ये क्या था, या क्या ये एक मार्केटिंग थी कि हमारे पास तो गोल्ड भी मिलता है, या ये अपने कस्टमर को एक सहूलियत प्रोवाइड करी गई थी जस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम कि नहीं आप ठीक है हमारे पास से गोल्ड कॉइन भी ले लो। मेरे हिसाब से तो ये मार्केटिंग ही थी कि वो एक पीक टाइम है वैसा, जब लोगों को वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से उनका ऐप का रिकॉल लोगों तक और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा कि सब लोग बात करेंगे। अब हम अपनी फैमिली से बात करेंगे। मेरे पेरेंट्स जरूरी नहीं है कि वो ब्लिंकिट यूज कर रहे हो, चाहे वो सेम सिटी में भी रह रहे हैं, बट वो नहीं कर रहे होंगे, वो नीचे से जाके ले लेंगे। बट जब इस तरीके की कोई बात होगी तो हम आपस में बात करेंगे। मैं हो सकता है मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ अरे ब्लिंकिट पे तो अब गोल्ड कॉइन भी मिल रहा है, तो मेरे पेरेंट्स को उनको क्यूरियोसिटी होगी, या कुछ नए लोगों को क्यूरियोसिटी होगी, चलो फिर यार हम भी अब ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन, कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रीमियम कस्टमर को लाने का तरीका भी है। ये सारी कैटेगरी में जो नई नई कैटेगरी के अंदर आप जाते हैं, या जो भी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो सारा न्यू कस्टमर एक्विजिशन के लिए ही तो है। इन लोगों को भी तो अपना, चाहे वो कोई भी क्विक कॉमर्स चैनल हो, ये सब पर डे के बेसिस पे नया कस्टमर एक्वायर करना चाहते हैं ना, तभी तो धीरे धीरे इनका रेवेन्यू ग्रो होगा। अब अगर मेरे घर में अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक चैनल से कोई प्रोडक्ट मंगा रहा हूं, तो मेरे भी घर की ग्रोसरी की परचेज एक लिमिटेड परचेज है। तो अगर सिर्फ मैं ही रहूंगा ब्लिंकिट पे ऑन बोर्ड और बाकी के लोग हर महीने ऐड नहीं होंगे, तो ब्लिंकिट का रेवेन्यू कैसे ग्रो करेगा, या ब्लिंकिट पे बेचने वाले ब्रांड्स का रेवेन्यू कैसे ग्रो करेगा? तो हमें उस पर न्यू कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। राइट, क्योंकि अब देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके पास हैं अवेलेबल इंस्टेंट। कुछ चीज़ें हैं जैसे सर्दियों में आपको हीटर चाहिए होता है, और मुझे मालूम है मैंने जब लॉन्च ही हुआ था और मुझे हीटर चाहिए था, मैंने बोला यार क्यों मैं 100-150 रुपये बचाने के चक्कर में जाऊँ, ठंड लग रही है, इसी समय चाहिए, अभी चाहिए, एंड आई गॉट दैट हीटर राइट अवे। जो 100-150 रुपये महंगा मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसी बात। तो इनिशियली बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अगेंस्ट थे कि हमें क्विक कॉमर्स क्यों चाहिए, हम लोगों की लाइफ रिस्क कर रहे हैं डिलीवरी बॉयज की, जिनको 10 मिनट 15 मिनट, ये भी एक बहुत सारी बातें आई थी। बट उसके बाद
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स लाइक मी जिसने पहली एक बार ब्लिंकिट डाउनलोड किया और उसको एक ज़रूरत की लगी, ज़रूरत का सामान लगा कि मुझे ये चाहिए अभी, मैंने वो मंगाया, फिर मैंने उसको ऐप को देखा, फिर मेरी बहुत सारी जो मेरी नीड्स थी वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए मुझे वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही, तो मैंने फिर वो यूज़ करना स्टार्ट कर डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दिया। राइट। basis पे। और अभी तो इनकी पेनिट्रेशन टियर 2 टियर 3 मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच ही गए हैं हमारे होम बट टाउन्स 80% रेवेन्यू अभी भी टियर 1 से, आप टियर 2 में पहुंच जाओगे, टियर 2 में अभी भी ऐसा नहीं है कि टियर 2 में पहुंचने के बाद भी आपका पेनिट्रेशन लेवल काफी डीप हो गया, बट जितना मुझे समझ में आता है रेवेन्यू 80% के आसपास अभी भी टियर 1 से ही है। तो वो आपके हिसाब से वो टियर 2 और टियर 3 में जा ही क्यों रहे हैं फिर, अगर उनका रेवेन्यू यहाँ से ज़्यादा है तो? जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि टियर 2 में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। जोमेटो पहले टियर 2 टियर 3 में भी उसने अपना ऐप की सर्विस अवेलेबल कर दी थी ना। तो आपको लगता है कि तो ये रिकॉल भी हो सकती है? रिकॉल बिल्कुल हो सकती है, अगर उनका रेवेन्यू वहाँ से नहीं बनेगा तो दे विल मूव आउट। इसमें गलत भी क्या है? अगर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन लेके मैं अगर टियर 2 टियर 3 में भी चला गया, मेरा डेटा कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा था कि मुझे टियर 2 में जाना चाहिए, मैंने किसी टाउन से सैम्पलिंग करने स्टार्ट कर दी कि चलो ये सैंपल 4-5 टाउन पकड़ते हैं, वहां पे जाते हैं, नहीं चला तो मुझे समझ होनी चाहिए ना कि मुझे किस टाइम पे उसको वापस ले लेना है। बट अगर मैं ये सोच के कि वहाँ फेल ही होगा मैं उसको स्टार्ट ही ना करूँ, फिर वो भी तो गलत है। अगर मान लीजिए रिकॉल हो भी गया, उन्होंने 2 या 3 सिटी से बाद में कभी रिकॉल कर भी लिया, नहीं चला पाया वहां पे मॉडल, तो वो गलत क्या है? राइट। वो अब उनको वो अफसोस तो नहीं है ना कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और कल की डेट में कोई और दूसरा प्लेयर आके उनसे पहले वो करके चला गया। बात तो सही है। राइट। और एट द सेम टाइम ये भी तो है कि लोगों को आप एक आदत डलवा रहे हो, क्योंकि टियर 2 टियर 3 से लोग ट्रैवल तो करते हैं टियर 1 में, तो जब वो आएंगे तो उनको एक नया, उन्हें कोई एक चीज़ ये फॉरेन चीज़ नहीं लग रही, उन्हें लग रहा है ठीक है यार मैं वहाँ पे भी मंगवाता था सामान तो यहाँ पे भी मंगा लेता हूँ, ट्रस्ट फैक्टर है मेरे पास आ ही जाएगा, मैं आया हूँ दिल्ली में, मैं यहाँ खड़ा हूँ, चलो यहीं पे मंगा लेता हूँ सामान अपना। और दूसरी चीज टियर 2 टियर स्पेसिफिकली इन टियर 2 टियर 3 में डिस्टेंस कम है। अगर मुझे मार्केट जाना है तो मेरा मार्केट मेरे लिए 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में ही है, और कई जगह पे तो वो भी नहीं है, 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी पे शॉप है। तो वहां पे लोगों को शाम के बाद 5 बजे के बाद या अर्ली मॉर्निंग उनको जाना ही जाना है, वो कुछ भी हो मार्केट का चक्कर लगेगा, मार्केट का चक्कर लगेगा ही लगेगा। तो वो इस तरीके से वहाँ का चैनल बिल्ड है या लाइफस्टाइल बिल्ड है वहाँ पे उस तरीके से कि लोग जाएंगे उसी पर्टिकुलर शॉप से लेके आएंगे। राइट। उनका खाता चलता है, खाता चलता है। और जीटी का मतलब इसका मैं आपको इतना बता सकता अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या डेटा के बेसिस पे कि जब 2003 से 4 में मैं मॉडर्न ट्रेड आया तो सबको लगा बस अब तो सब लोग मॉल में जाके ही परचून और जीटी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीटी अपनी जगह पे है, मॉडर्न ट्रेड अपनी जगह पे, और फिर ई कॉम आया तो लोगों को लगा कि अब तो मॉडर्न ट्रेड बंद हो जाएगा, कि सारे लोग टियर 1 के लोग अब जो है सिर्फ ई कॉम से ही लेंगे, मॉडर्न ट्रेड कोई जाएगा ही नहीं। कोई बंद नहीं हुआ मॉडर्न ट्रेड। डी मार्ट का Q4 का प्रॉफिट अभी भी और बढ़ के स्टिल ग्रोइंग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब जैसे तो जो हमारा जीटी है, आपको क्या लगता है कि इसका मार्केट शेयर श्रिंक होगा या ये स्टिल अपने हिसाब से चलता रहेगा जितना चल रहा है और उस हिसाब से जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है? जीटी का तो मार्केट शेयर और बढ़ेगा, जीटी का मार्केट शेयर श्रिंक नहीं होगा। हमारे देश की पॉपुलेशन जिस हिसाब से डीपली अभी तो कंपनियां टियर 2 टियर 3 तक पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेंगी ना। अभी तो सिर्फ बड़े बड़े जाइंट्स के पास ही तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है। राइट। किसी स्टार्टअप ने 1 या 2 ही ऐसे स्टार्टअप हैं जो टियर 2 तक पहुंचे हैं। तो आप बोल रहे हो कि अब छोटी ब्रांड्स भी पहुंच पाएंगी? जाएंगी तो जरूर, जैसे जैसे जो छोटी छोटी ब्रांड बड़ी होती चली जाएंगी, उसमें से कुछ ना कुछ ब्रांड जाना स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी ब्रांड्स उन छोटी ब्रांड्स को, जैसे बड़ी ब्रांड्स के पास ज़्यादा पावर है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहीं ना कहीं वो उनको पावर नहीं देता कि छोटी ब्रांड्स को वहाँ पे अपना बिजनेस ना सेट करने दें, या किसी तरीके से प्राइस एडवांटेज उनके पास ज़्यादा है, मार्जिन्स उनके पास वो खेल सकते हैं ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो उनके पास एडवांटेज नहीं है? अगर कस्टमर को खरीदना है, अगर कस्टमर को टियर 2 टियर 3 में मामाअर्थ खरीदना था, हाँ, तो क्या लैक्मे रोक पाया उस दुकान पे उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अवेलेबिलिटी से? नहीं रोक पाया। और अभी मैंने देखा कि अच्छा मामाअर्थ की बात चली है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये D2C ब्रांड थी जिन्होंने रिसेंटली, जो मेरी समझ में आया कि इन्होंने बहुत बड़ा पिवट भी लिया है कि इन्होंने जीटी में भी बहुत घुसे हैं ये। क्या आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? रेवेन्यू तो सब मेजरली वो, देखिए मामाअर्थ कभी भी प्योरली D2C ब्रांड नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ D2C के थ्रू ही अपना
रेवेन्यू कर रहे थे, जब तक सिर्फ मामा अर्थ भी था। उसके बाद जो उन्होंने नए ब्रांड एक्वायर किए, चाहे वो एक्वालॉजी का हो, डॉक्टर सेठ हो, या उनका खुद का डर्मा को हो भी, या फिर वो वी ब्लंट हो, उसके आने से पहले भी वो जीटी में पहुंच चुके थे, वो टीयर 2 टीयर 3 में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो वो डे 1 से ही अपने उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि ठीक है, मैं D2C की, उन्होंने प्लेबुक उनको पता थी कि मुझे कैसे करना है, तो उनको पता था मुझे D2C में कैसे धंधा बनाना। उन्होंने D2C के थ्रू ब्रांड क्रिएट किया, ब्रांड इंफॉर्मेशन, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट की, और उसके बाद उन्होंने ऑफलाइन चैनल के थ्रू टीयर 2 टीयर 3 तक जाके माल बेचा। 2000 पोस्ट कोविड 2020-21 के बाद भी जब हम यहाँ पे टीयर 1 के अंदर ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तब भी वो 2021-22 में उनका सेल्स टीम उनकी बिहार में भी थी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ, तो मार्केट में मतलब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में जो सेंटिमेंट जो यूट्यूब पे हम देख रहे थे, वो जो सेंटिमेंट चल रहा था मामाअर्थ का, वो और रियल नंबर्स में बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पे उसका नेगेटिव एक हर जगह पे चल रहा था, मामाअर्थ का रोएस नहीं आता, जो मार्केटिंग के ऊपर चल रहा था कि यार ये तो पैसा बर्न नहीं कर रहे हैं, ये एटसेट्रा। लेकिन जब रियल नंबर्स की सामने कहानी आई तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखा कि नहीं यार, इनका तो धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। धंधा अगर उनका अच्छा नहीं चल रहा होता तो वो क्वार्टर दर क्वार्टर अपना प्रॉफिट कैसे बना रहे होते? प्रॉफिट भी उन्होंने बनाया, नंबर भी उनके इंक्रीज में। वो 2000 करोड़ का ब्रांड है, सारे पुट ऑल टुगेदर पोर्टफोलियो सारा उनका देख लें तो 2000 करोड़ का ब्रांड है। तो 2000 करोड़ का एफएमसीजी ब्रांड बनाना इंडिया में आसान तो नहीं है। तो उनके लिए सबसे बड़ा उनकी स्ट्रेंथ आपको क्या लगता है, क्या है उनकी? वो सही समय पे सही जगह पे थे, जब इंडिया ट्रेडिशन, जब हम यहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे मूव कर रहा था इंडिया, और व्यूअर्स जो टीवी से यूट्यूब या इंस्टा पे मूव कर रहे थे, तो वो D2C फर्स्ट ब्रांड थे। मतलब वो पहले थे जिन्होंने नए ट्रेंड सेट किए। उन्होंने ही यूट्यूबर के थ्रू, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड को कस्टमर तक पहुंचाया। तो वो उस समय एक नई चीज थी। तब ऐसा लगता था कि अगर ये नॉर्मल आदमी, नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी इस ब्रांड की वकालत कर रहा है कि बोल रहा है। आई थिंक शिल्पा शेट्टी, उन्होंने वो तो इनिशियल डेज में उनकी इन्वेस्टर थी। शिल्पा शेट्टी को तो मैं इन्फ्लुएंसर बोल भी नहीं रहा, वो तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, मैं मिड और माइक्रो साइज इन्फ्लुएंसर की बात करूँ। तब कोई नॉर्मल आदमी अगर ये बोल रहा है कि ये अनियन ऑयल, या ये जो है ये फेस वॉश, ये वाला जो है उपटन मिट्टी का जो भी है, ये इससे मैं अगर फेस वॉश कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये बेहतर है। तो आपके या मेरे जैसे जो नॉर्मल कस्टमर हैं, जिन्होंने जब वो वीडियो देखी तो उन्हें लगा कि ये रियल बंदा है, ये कोई ऐसा बड़ा पेड मीडिया सेलिब्रिटी नहीं है जो पेड पैसे लिए हैं इसने ये चीज बोलने के लिए लिए पैसे। तो लोगों को वो चीज रियल लगी। तो वो उस समय उनका पहला एडवांटेज था कि वो लोगों तक पहुंच पाए सही समय पे। तो जब तक धीरे धीरे लोगों को वो पता चला कि अच्छा ये तो इन्फ्लुएंसर, इसने तो पैसे लेके बोले होंगे, तब तक वो अपना गेम बिल्ड कर चुके थे। तब तक मार्केट में उनका नाम ब्रांड अवेयरनेस हो चुकी थी, लोग मामाअर्थ को जानते थे और वो अवेयरनेस हो चुकी थी। और फिर उस अवेयरनेस के साथ साथ उनका पेनिट्रेशन भी हो चुका था। अगर वो सिर्फ अवेयरनेस ही करते और अपना पेनिट्रेशन नहीं बढ़ाते तो भी वो अवेयरनेस किसी काम की नहीं थी। आई थिंक ये कहीं ना कहीं किसी ने बात बोली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे अगर आप, कि आपका प्रोडक्ट के बारे में लोग पूछ रहे हैं दुकानों पे और आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वो कॉम्पिटिटर को आप फ्री में अपना शेल्फ स्पेस दे रहे हो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत केसेस हैं जो ऐसा होता है। अच्छा, तो अभी आपका क्या गोल है अपनी ब्रांड के साथ, कि अब क्या नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हो अपनी ब्रांड को आप? मतलब 5 का तो मैं प्लान ही नहीं करके चलता, मैं तो अभी भी 3 साल का ही प्लान करके चलता। उधर भी आपने यही बोला था, शार्क टैंक पे आपसे पूछा था आपने, मुझे अगले 2 साल का पूछ लो मुझसे आप। हाँ, तो अभी 5 साल बहुत बड़े हैं ना। अभी मतलब अगले 3 साल के लिए भी नंबर प्लान करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। हम अगले नेक्स्ट महीने का प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट 6 months का प्लान कर सकते हैं, जो नंबर पता है कि हाँ हम इस ट्रेजेक्टरी पे हमारे क्या चेंजेस होंगे। बट अगले 5 साल में नहीं पता मुझे भी अभी कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ओके, अगले 3 साल 2 साल? अगले 3 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम 500 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लें। 500 करोड़ का मतलब है 10 से 12 करोड़ के बीच में पर मंथ आप ऑलमोस्ट पहुंचोगे। 8 से नहीं 500 बोला ना आपने, सॉरी माय बैड। तो
40 करोड़ का revenue 40 करोड़ का चाहिए आपका टर्नओवर हो जाएगा पर मंथ। अमेजिंग। ठीक है, चलिए 2 से 3 साल बाद दोबारा एक मैं बार 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ। 3 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। और इसमें आपको क्या लगता है आपका मेजर चंक कहाँ से आएगा? टॉप लाइन तो हम अभी पेपर कैटेगरी से कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ जो हमारे पीटीएल है, पाउडर टू लिक्विड कैटेगरी है, इसमें कुछ और नए प्रोडक्ट्स, कुछ और नए इनोवेशंस हमने किए हैं जो हम जल्दी ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो आने वाले कुछ समय में इसका 50-50 का ब्रेकअप होगा कि हम पेपर कैटेगरी से 50% रेवेन्यू कर रहे होंगे, और जो नए हमारे जो हमारी नए प्रोडक्ट कैटेगरी हम मार्केट में लॉन्च करेंगे 50% कर। पाउडर टू लिक्विड वो हो गया जो जैसे फ्लोर क्लीनर, क्लीनर्स। हाँ। तो जो आपने प्रोडक्ट दिखाया था एक पाउडर टू लिक्विड हैंड वॉश था या वो फ्लोर क्लीनर था। बेसिकली पाउडर टू लिक्विड का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने घर में मुझे अगर कोई भी लिक्विड क्लीनर चाहिए, मैं उसको प्लास्टिक की बोतल में ले आता हूँ। हाँ। जनरली हम ब्रांड को पानी का पैसा दे रहे हैं। राइट। 2 ही सबसे बड़ी कैटेगरी है जहाँ पैसा बनता है, एक हवा का पैसा बनता है, एक पानी का पैसा बनता है। हवा का पैसा बनता है जब आप फूड कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें हवा होती है। राइट। चिप्स रहते हैं कम तो हवा का पैसा है। जब आप लिक्विड क्लीनर्स खरीदते हैं तो उसमें पानी होता है। राइट। वाटर उसमें बॉटल पानी का पैसा होता है। राइट। तो उसका कॉन्सेप्ट जो हमने उसमें 2 तरीके से काम किया। पहला चीज़ है कि हम कस्टमर को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप हर महीने क्यों एक प्लास्टिक की बोतल खरीद रहे हैं, मत खरीदो। बोतल एक घर में आ गई है आपके, उसी में आप दोबारा पाउडर जो हम ऑफर कर रहे हैं, आप वो पाउडर डालिए, उसमें पानी डालिए, उसको शेक कीजिए, आपका फ्लोर क्लीनर तैयार है। सेम इफेक्टिवनेस के साथ हमने बहुत लैब टेस्ट करा चुके हैं उसके, जो एग्जिस्टिंग जो वो ब्रांड के बने हुए फ्लोर क्लीनर या हैंड वॉश या मैं एक ब्रांड का यूज़ कर चुका हूँ, बहुत सस्ता पड़ता है अगर देखा जाए तो, उसकी कॉस्टिंग बहुत ना 30 से 35 रुपए में 500 ml बन जाता है। जनरली 500 ml, अगर मैं बड़ा ब्रांड की बात करूँ तो 100 से 110 रुपए लीटर, मिड साइज ब्रांड की बात करूँ तो 60-70 रुपए लीटर। अगर मैं बिल्कुल ही फिनाइल वाले ब्रांड जो एकदम फिनाइल हैं, गैंडा हैं, उनसे मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो उससे भी ये सस्ता पड़ता है। और सस्ता पड़ने का रीज़न क्या है? रीज़न पैकेजिंग का हो गया। एक तो 3 से 4 रुपए की तो बॉटल की कॉस्ट कम हो गई, 2 रुपए का ढक्कन की कॉस्ट कम हो गई। उसके बाद पानी जो हम उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। अच्छा, मतलब क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि जो हम पानी की बोतल खरीदते हैं, फिल्टर वाटर खरीदते हैं, उसमें सबसे जो मेजर चंक पैसा है, प्रोडक्ट का पैसा नहीं है, मेन पैसा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का है, कि वो जगह लेके जाने वाला है भाई, और उसमें लगेगा ही लगेगा पैसा। ओके, ग्रेट। अच्छा, बिफोर वी रैप दिस अप, अभी आपका क्या नेक्स्ट, जब आपने बोला आपका जो गोल है 500 करोड़ पे रीच आउट करना, क्या आपको उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी या आप करंट रेट्स पे ही आप? नहीं, देखिए फंडिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी, बट उसके लिए अभी अब 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक आप वीसी के थ्रू कैपिटल रेस कर सकते हैं, एक आप बैंक के थ्रू कैपिटल रेस कर सकते हैं। दो वी आर ए प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। तो अभी हमने रिसेंटली बैंक से भी जो सपोर्ट मिलता है, जो सीसी लिमिट मिलती है, वो हमने लेना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। ओके। जैसे जैसे हमारे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें बैंक से सपोर्ट इंक्रीज होता चला जाएगा कि हमें वो अचीव करने के लिए। दूसरा, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप हैं, लीन बिजनेस मॉडल में काम करते हैं। राइट। SKU वाइज प्रॉफिट या प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेड कंपनी है। राइट। हम डिस्ट्रीब्यूशन लेड कंपनी है। हम सिर्फ थ्योरी लेड कंपनी या स्टोरी लेड कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन लेड कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे ही हम अपना धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करते करते इसको बढ़ाएंगे। तो दोनों ही तरीके से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, थ्रू VC और थ्रू बैंक। तो VC अभी प्लान में नहीं है? VC है प्लान में, अभी है, बिल्कुल है प्लान में। ओके। और एग्जिस्टिंग जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट देने का प्लान है आपका, या वो साथ ही अभी बोल रहे हैं? अभी तो सब साथ ही में चलने के लिए बोल रहे हैं। अभी तो मेरे से किसी VC ने ऐसी कोई एग्जिट आपके वो जो इनिशियल जो आपके अर्ली फ्रेंड्स थे जिन्होंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था, वो भी अभी भी साथ में? हाँ, सब साथ में। अभी कोई एग्जिट के मूड में नहीं है कोई। उन्हें मालूम है कि मयंक ने बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है हमारे लिए। नहीं, मयंक ने नहीं बनाना, पूरी टीम ने मिलके बनाना है, हम सब ने मिलके बनाना है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मयंक। बहुत मज़ा आया मुझे ऑफलाइन के बारे में, आज बहुत कुछ पता चला है। आई थिंक जो लोग देख रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन ड्रिवन बिजनेस रन करते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पता चला होगा कि ऑफलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। थैंक यू सो मच। मैंने भी कोशिश की है, इतना मेरी समझ है उसके अनुसार बात बताने की ऑफलाइन के बारे में, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने थॉट प्रोसेस को और बेहतर लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच।